कहा कि क्लास और कास्ट में ये फ़र्क है कि क्लास सिस्टम में अगर आप पर्सनल मेरिट और पर्सनल डिमेरिट से वेल्थ बना के आगे बढ़ जाते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इंडिविजुअल मेरिट और इंडिविजुअल डिमेरिट के आधार पे आपका पोजीशनिंग क्लास सिस्टम में होता है, लेकिन कास्ट सिस्टम में इंडिविजुअल मेरिट और डिमेरिट मैटर नहीं करती। जब तक एज अ कास्ट पूरी कम्युनिटी आपकी आगे नहीं बढ़ जाएगी तब तक आप तभी उसी का हिस्सा बताते जाओगे, क्योंकि ये बाय हेरिटेज बाय बर्थ होता है। होमोजेनिटी ही नहीं है, क्योंकि वो भाई आईपीएस बन गया, वो डॉक्टर बन गया, ये तो कभी ये किसी का ऑक्यूपेशन कभी रेकनिंग में था ही नहीं कि कौन दलित बनेगा। अभी आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने अपनी शादी के लिए फरवरी 2022 की बात मेरे ख्याल में है, वो प्रशासन बुला ली क्योंकि उनको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा सकता था। एक बैंकर थे जिनको डोरमैट पे मंदिर के उसमें नाक रगड़वाया गया। तो ये तो इकोनॉमिकली काफ़ी रिच थे, तो इनके वो जो सेंस ऑफ डिफाइलमेंट अपर कास्ट के दिमाग में है वो क्यों नहीं जाता। हाँ, अपर कास्ट इसलिए आपसे नफरत नहीं करता कि आप कोई काम ये कर रहे हो, वो तो आप अनटचेबिलिटी को फिर रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप नाली साफ़ करने काम करो इसलिए आप अनटचेबल नहीं हो। आपकी पैदाइश उस जात में हुई, उस सोशल लोकेशन, उस सोशल हायरार्की में हुई है, जिसकी वजह से आप चाहे नाली साफ़ करने से लेकर आईपीएस बन जाए, आप मेरे लिए दलित ही रहोगे। ये पूरी हिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी आपको कि ऐसी कैटेगरी कैसे फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म। हमको वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमको पानी पीने का पब्लिक गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ा था कि आप पब्लिक वेल से पानी पी सकते हैं। गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ा था कि आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ा था कि आप स्कूलों में इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। So, this is a new episode of Culture Cafe by AMV, and the guest for today is Sagar, who is a long form writer at the Caravan magazine. This podcast is totally free to consume, but recording and releasing it is not free and requires a lot of resources. So, I would recommend you to please support us on Patreon and other mediums. All the links are available on my website, anurag-urma.com, which you will find in the description box. Although you don't need description box links because it's very simple, anurag-urma.com, which is my name. So please do check it out and support us so that we can release more such important conversations. And now let's start this podcast in 3, 2, 1. सागर, आपका लास्ट पॉडकास्ट जो हमने किया था वो ऑडियो था, और अभी तक मेरे पास उस पॉडकास्ट के लिए इतने सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के। कई लोग उसके क्लिप्स उन्होंने काट के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी उसको शेयर करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम दोबारा पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इस बार वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि शायद आपका पहला वीडियो अपीयरेंस होगा जो कि इस पॉडकास्ट से आपने डेब्यू किया है। तो हमारी बातचीत चल रही थी सब कैटेगराइजेशन पे, जो कि नया वर्डिक्ट आया है। तो मैं चाह रहा था कि जैसे मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, जो कि बहुत ही शानदार आर्टिकल है, आई थिंक एवरीबडी शुड रीड इट, एंड आई वुड लिंक दैट आर्टिकल, दैट कैरावन पीस ऑन दिस पॉडकास्ट। उसके अंदर आपने बहुत हिस्टोरिकली समझाया है कि किस तरह से जो कैटेगरीज हैं वो डिफ़ाइन हुई। तो मैं सोच रहा था कि हम पॉडकास्ट शुरू इस चीज़ से करते हैं कि एक तरह से हम समझें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये कैटेगरीज डिफाइन कैसे हुई, एससी कैटेगरी कैसे बनी, एसटी कैसे बनी, ओबीसी कैसे बनी, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, लीगैलिटी क्या है, और उसको ड्राफ्ट करते टाइम बेसिकली क्या सोचा जा रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर्स के थ्रू। हम क्योंकि अगर हम पहले उसको ठीक तरह से समझें तो फिर हम समझ सकते हैं कि इसमें छेड़खानी हो रही है या फिर अमेंडमेंट्स हो रहे हैं या कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं, बुरे बदलाव हो रहे हैं। तो अगर इनिशियली हम स्टार्ट करें तो इन कैटेगरीज की ज़रूरत क्यों पड़ी और इन कैटेगरीज का जन्म कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशनली। जी, थैंक यू। मैं पहले आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने मुझे दोबारा बुलाया एंड मुझे मौका मिला है अभी इसके बारे में बात करने को। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, कैटेगरीज डिफ़ाइन कैसे हुई। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में जिस तरह से बहस चली है, उस बहस का आधार क्या है। मुझे लगता है सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहस चली है, उसकी बात हम शायद आगे करेंगे। लेकिन जब भी हम इन कैटेगरीज़ की बात करते हैं, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, चाहे वो दलित की हो या आदिवासी की हो। तो हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। वो कैसे बने ये बहुत ज़रूरी है कि हम इतनी ज़रूरतें क्यों अलग एक डिफ़ाइन करने की, एक कैटेगरी बनाने की ज़रूरत पड़ी, और संविधान में सिर्फ यही कैटेगरी क्यों है।
जिनके बारे में लिखा गया है। और इनकी सारी सुविधाएं आप देखिए, आर्टिकल 46 है जिसे एजुकेशनल और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। 330 है जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कहा गया है। 342 है जहाँ पे हमारे जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं वो लिस्ट है जिसको हम शेड्यूल कास्ट और फिर शेड्यूल ट्राइब का उसके सब क्लॉज में है। तो पहले यही हम देखें कि इतने सारे, मतलब एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके शिक्षा के लिए, जिसके आर्थिक ये चीज़ के लिए और जिसकी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी संविधान में लिखने की ज़रूरत पड़ी। पहले हम इस सवाल को समझें कि ऐसा क्या हुआ था। जिस तरीके से हम आज समझते हैं कि कोई चैरिटी है, बहुत ही गरीब इंसान है या मार्जिनलाइज्ड है, इसलिए उनको देने की ज़रूरत पड़ी, तो भारत तो ऐसा था नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज था प्री कॉलोनियल एरा में, उसमें जो राजनीति में थे वो सारे कास्ट हिंदूज़ थे। पहले कास्ट हिंदूज़ समझे कि जो कास्ट हिंदूज़ की 4 क्लासेस हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जिन्हें आप ओबीसी आज कहते हैं, शूद्र हैं। तो उस क्लास के अंदर एक क्लास थी। लेकिन जो राजनीति में इकट्ठा अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे या अंग्रेज़ों से ऑटोनॉमी का डिमांड कर रहे थे या जो भी पॉलिटिकल नेगोशिएशन चल रही थी, उसमें सारे अपकास्ट भरे थे। वो चाहे आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें या आरएसएस का या भाजपा जनसंघ उसके अंदर से निकली है, तो आप जब उसके अंदर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी नेता या जितने भी एजेंडा की बात चल रही थी वो सब अपकास्ट हिंदूज़ थे। फिर उनकी नज़र में तो कभी ये नहीं आया होगा कि भाई इस कम्युनिटी को हम ऐसे चैरिटी के लिए कहते हैं कि नहीं, इनको दे दीजिए। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री इंडिपेंडेंस की 1920 से लेकर 47 तक, तो चाहे गांधी हो या नेहरू हो, उन्होंने लगातार माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि ये हमारा मुद्दा है, हम करेंगे। जब अंग्रेज़ों ने कहा कि हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड देते हैं, क्योंकि ये भी आपका हिस्सा है और छोटा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा है, आपसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जब तक अगर हम एक सेल्फ गवर्निंग नेशन बनाना चाह रहे हैं, आज से 30 साल 40 साल का पीरियड लेते हैं कि हम चले जाएं, या हमने आपसे प्रॉमिस लिया कि वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको देंगे, तो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो जो टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन है उसमें आए। तो कभी भी कांग्रेस ने नहीं कहा कि नहीं भाई ये एक चीज़ रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, वो हम देख लेंगे, हम ही हैं जो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जो पॉलिटिकल क्लास हिंदुस्तान में थी वो आउट ऑफ चैरिटी उसको दे देती। उसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनका होना जनतंत्र में ज़रूरी था, क्योंकि वो 3/4 थे। अगर सबको आप मिला लें, शूद्र और आज के दलित को मिला लेंगे, तो उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते थे और उनकी जगह सुनिश्चित करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो मोनोपोली थी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि चाहे पॉलिटिकल क्लास में मोनोपोली हो या फिर आर्थिक जहाँ ट्रेडिंग की है वहाँ मोनोपोली हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, हर जगह अंग्रेज़ों ने जितने संस्थानें बनाई थी वहाँ उनकी मोनोपोली थी। और एक सेक्शन ऐसा था जो बाद में चल के शेड्यूल्ड कास्ट बना, तब डिप्रेस्ड क्लासेस बनी थी, उनके अंदर से एक लीडर निकल के आया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा क्लास है जिसको जो अगर आप चले गए तो उनको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप जाएंगे और एक कास्ट हिंदू का रूल आ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि एक अंग्रेज़ जाके दूसरे अंग्रेज़ आकर के हम पर रूल करे। उनके स्टेटमेंट में या वो जो क्लास नेगोशिएट कर रही थी वो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों के समर्थन में कह रहे थे, क्योंकि उनका क्लैरिफिकेशन ये था कि डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम जो आपसे कह रहे हैं वो एक इंटरनेशनल डिमांड है। जैसे आप बाकी माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करते हैं, इंडिया में जो डिफाइंड थी उस वक्त माइनॉरिटीज़, वो धर्म के आधार पे थी, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो। वो ऑलरेडी सरकार के साथ, उस वक्त की इम्पीरियल गवर्नमेंट के साथ एक पैरेलल डिस्कशन में थे। हिंदू जिसे कांग्रेस लीड कर रही थी, उसके अलावा मुसलमानों को सेफ गार्ड ऑलरेडी 1909 में मिल चुकी थी। जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ का डेफिनेशन समझा जाता था कि न्यूमेरिकल कम पॉपुलेशन हो और वो सेपरेट हो, वो एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो उस वक्त सबसे पहले
आर्गुमेंट मुसलमानों ने रखी तो उनकी डिमांड मानी गई 1909 में। 1919 में सिखों को भी लिया गया साथ में कि ये भी अलग है। क्रिश्चियंस को लिया गया। क्रिश्चियंस के अंदर 3 कैटेगरी थी। एक इंडियन क्रिश्चियंस थे जो ज़्यादातर कन्वर्टेड अनटचेबल्स ही थे। इन सब के डिफ़ाइन मैं करूँगा जब आप अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या शब्द के मायने हैं। एक कैटेगरी एंग्लो इंडियंस की थी जो इंटररेशियल थी, ब्रिटिश और इंडियन के बीच में बनी थी। ये सब धर्म से क्रिश्चियन थे, लेकिन इनके लिए जो सुविधाएं मिली थी, राजनीति में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, वो अलग अलग इलेक्टोरेट बना गया था कि एक इंडियन क्रिश्चियन है, एक आपका एंग्लो इंडियन है, और एक जो है वो यूरोपियंस है। यूरोपियन भी एक पॉपुलेशन हुआ करती थी यहाँ पे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कमर्शियल ट्रेडिंग पॉपुलेशन थी जिनको अलग से इलेक्टोरेट दी गई थी। हालांकि धर्म सबका एक था। इनके अलावा इससे स्पेशल इंटरेस्ट थे, लैंडलॉर्ड्स थे, यूनिवर्सिटी थी, विमेन थी। तो ऐसा नहीं था कि दलित ही एक अलग से मांग रहे थे। सब लोग अपनी, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी इंडियन जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं था। कोई अपने आप को हिंदू करके कर रहा था, कोई मुसलमान करके कर रहा था, कोई से, और ये प्रॉब्लम उनकी नहीं थी। ये क्लास, ये इंडियन सोशल सिस्टम या मेजॉरिटी हिंदू सोशल सिस्टम की प्रॉब्लम थी कि वो फ्रेटर्निटी नहीं थी। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1911 में ही अपनी जो थीसिस प्रेजेंट की थी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, वहीं पे कहा था कि इंडियन सोसाइटी में फ्रेटर्निटी नहीं है। ये एंटी इक्वालिटी, एंटी लिबर्टी, एंटी फ्रेटर्निटी धर्म को मानती है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, हालांकि बाबा साहेब ने साफ साफ मतलब बी आर डॉक्टर अम्बेडकर, हम लोग उसे बाबा साहेब कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये सोसाइटी ऐसी। तो उस सोसाइटी की वजह से ये अलग अलग अंग्रेज़ों को भी लगा कि अगर कोई ऑप्शन है इनको साथ रखने का। अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स के डिस्कशंस पढ़ेंगे या पहले वाइसराय काउंसिल्स में डिस्कशन होती थी, तो जब भी एक सीट सुरक्षित की जाती थी इंडियन का, तो दूसरा तबका आ जाता था कि नहीं, ये तो हमें होने नहीं देंगे, क्योंकि एक मोनोपोली जो थी उसकी वजह से वो कहते थे कि आप जब भी सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, तो हम कहाँ जाएं, हम भी इस देश का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने रास्ता मिलाया था कि सबके लीडर खुद चुने, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते थे, ताकि एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव निकल के आए। अब इसमें ये होता था कि जो हिंदू थे, जो कांग्रेस हिंदू का नेतृत्व कर रही थी या हिंदू पार्टियां थी, वो कहती थी नहीं नहीं हम सब एक हैं। लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता था, जब भी किस चीज़ का इलेक्शन होता था, तो क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन न्यूमेरिकली ज़्यादा थी, तो हमेशा वो खुद को सेलेक्ट कर लेते थे और कहते थे हम आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मंजूर, जैसे जैसे माइनॉरिटीज़ में कॉन्शियसनेस हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद रख सकते हैं ना, हमारा जितना परसेंट है उतना ही परसेंट रहेंगे, लेकिन हम ये आप करें कि हमारा अलग से सिलेक्शन हो, हमारे खुद के लोग करें। जिसे आज डेमोनाइज कर दिया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है। वो दलितों ने भी नेगोशिएट करी, जो बाकियों को मिल रहा था, दलितों ने कहा कि हम भी अगर सही मायने में किसी को मिलना चाहिए, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तरीके से डिग्रेडेड है इस इंडियन सोसाइटी में, तो वो दलित है। क्योंकि रिलीजियस सेपरेशन का मतलब होता है पैरेलल हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन, उसमें आप अलग हैं और हम अलग हैं। तो एक घर में दोनों बराबरी तौर पे अलग हैं तो रह सकते हैं, ना आप मुझे मारोगे ना मैं आपको मारूंगा, क्योंकि आप कहते हो कि हम बस अलग हैं, तो वैसे अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन हमारी डिग्रेडेशन तो इसलिए क्योंकि दूसरा नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। तो हमारी रिलेटिविटी है कि हमें कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ पाए, तो डिसेबिलिटी मेरे में नहीं उसमें है। इस बिना पे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हम एक अलग सोसाइटी फॉर्म करते हैं। हमारा धर्म, हमारी रिवाज वहाँ पे भी आया। कई लोगों ने उस वक्त, आज भी जिस तरह से दलित जब भी बोलते हैं तो कहते हैं कि वो तो हिंदू ही है, लेकिन उसका भी आर्गुमेंट उन्होंने किया कि वो धर्म, एक भगवान मानने से ये नहीं हो जाता कि आपका धर्म एक है। धर्म वो चीज़ होती है जिसमें सोशल यूनियन होती है, और ये जो लोग हैं दलित जो हैं, वो उनके भगवान एक हो सकते हैं, लेकिन वो एज अ सोसाइटी उसका हिस्सा नहीं है। वो एक अलग, और ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसका हिस्सा नहीं है। जो हिंदू हैं, अपने आप को जेन्युइन हिंदू बोलते हैं, वो उनको अपना हिस्सा नहीं मानते। तो चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जो कल्ट हैं वो सेम है। लेकिन वो तो ईसाइयों में भी है कि अगर इंडियन क्रिश्चियन है, यूरोपियंस हैं और आपके एंग्लो इंडियन है, लेकिन आपने उनको सेपरेट दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि उनमें सेपरेटनेस, एज ए सोसाइटी सेपरेटनेस है। तो हमें तो ऑलरेडी अलग कर रखा है, तो बरसों से सेपरेट सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो हम पूरी तरह से, उन्होंने ऑन मेरिट इस चीज़ को रखा कि हम, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो,
या उसके बाद की जितनी कमेटी में, वो फ्रेंचाइज कमेटी हो या क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन में, उन्होंने ये बात दोहराई कि हम एक इंडिपेंडेंट सेपरेट एलिमेंट फॉर्म करते हैं इंडियन नेशनल लाइफ में, इसलिए दलित समाज अलग है और आप उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। और इन्होंने उसको एक शर्त बना दी, क्योंकि पॉलिटिकल नेगोशिएशन आज़ादी का पैरेलल चल रहा था, सब अपनी अपनी डिमांड पे अड़े थे कि हमें ज़्यादा, हमें ज़्यादा। हम ज़्यादातर भारत के आज़ादी को हिंदू मुसलमान में समझते हैं कि मुसलमानों एक अपमैनशिप थी, जो मुसलमान एज अ नेशन उभर के आए और फिर उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी। सारे मुसलमान नहीं, जो मुस्लिम एज अ क्लास कुछ लोग जो थे उन्होंने मांगा। तो उस वक्त तो वही चल ही रहा था, वो सब कर रहे थे, चाहे वो सिख हों या तो दलितों ने भी दलित फिज़िकल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके लोग हर जगह थे, उनके लोग एक जगह गेटवाइज नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके जाने के बाद इस इंडिपेंडेंट नेशन में एक फ्री बेसिक राइट के साथ तभी रख सकते हैं जब आप इसको लिखित में दोगे और लिख कर के एक एग्रीमेंट होगा, तब हम मान सकते हैं। यूनिवर्सल सफ़रेज भी होनी चाहिए, यूनिवर्सल सफ़रेज भी नहीं थी, ये हिस्ट्री हमें बताया नहीं गया, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो उसकी भी एक अलग स्ट्रगल थी कि दलितों ने वोट का अधिकार मांगने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहस की कि हम भी एक समाज हैं, क्योंकि तब लोग कहते थे कि ये तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ये राजनीति समझते नहीं, तो इनका वोट वेस्ट हो जाएगा। तो ये इन्होंने कहा कि ये स्टेट की जिम्मेदारी कि आप हमें पढ़ाएं, लेकिन आप अगर ऐसे जनतंत्र का निर्माण करेंगे जिससे बहुत बड़ा समाज छूट जाएगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपके लिए खतरा है। तो आप हमें पढ़ाएं और आप हमें वोट का अधिकार दें, और हम जितना जैसे बाकियों को मिलता है इन प्रोपोर्शन टू अदर्स, वैसे इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, वैसा इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन मुसलमानों से थोड़े ही हम कम हैं, तो हम दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं इस हिसाब से। तो हर तरीके से उन्होंने बहस रखी और यही वजह थी कि दलितों के अधिकार वो प्रूव किए गए, पूरे आर्ग्यूमेंट हुए, 30 साल 40 साल आर्ग्यूमेंट चला, पॉलिटिकल नेगोशिएशन चली। ऐसा नहीं था कि जो बोलते गए वो मानते गए, क्योंकि जो बेंच होती थी उनको सुनने की, अगर आप इंक्वायरी कमीशन भी बैठी थी, साइमन कमीशन ने उनको कई तरह से सवाल किए, इंट्रोगेट किया कि आप तो ये हैं, जैसे आज दलितों को किया जाता है कि भाई आप रिच हो गए, आप वो हो गए। तो उन सब चीज़ को उन्होंने डिफेंड करने के बाद ये एक कलेक्टिव फैसला था जिसमें इंडियंस भी थे उस बेंच में, अपर कास्ट इंडियंस थे, हिंदू थे, जिन्होंने एक आर्गूमेंट के ज़रिए वो 30 साल में उस बात को स्वीकार किया कि नहीं, ये एक ज़रूरी एक परमानेंट सोल्यूशन हमें करना है, तो कम से कम हमें इनको जो मिनिमम कर सकते हैं, इनके आर्थिक, शैक्षणिक, पॉलिटिकल राइट्स को सुरक्षित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक को तो पाकिस्तान मिल गया था, लेकिन जो दूसरी बड़ी पॉपुलेशन थी उनको हम कैसे करेंगे। और सिख माइनॉरिटी में हो गए थे जब पाकिस्तान बढ़ गया, वेस्ट पंजाब उनके पास चला गया, तो वो माइनॉरिटी के अंदर वो आ गए। लेकिन दलित एक ऐसी माइनॉरिटी थी जो रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं थी, ना वो लिंग्विस्टिक थी, ना रेशियल थी। वो ऐसी माइनॉरिटी थी जो किसी और के सताने की वजह से वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन माइनॉरिटी थी। वो नंबर्स के ऊपर माइनॉरिटी नहीं थी, रिलीजन के ऊपर माइनॉरिटी नहीं थी, रेस नहीं, लैंग्वेज नहीं। वो एक जैसे मैंने कहा कि वो एक स्पेशल माइनॉरिटी थे, एक यूनिक थे जिसकी डिसेबिलिटी किसी और ने इम्पोज कर रखी थी, और उसको निगेट करने के लिए इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके अलावा फंडामेंटल राइट का पूरा कॉन्सेप्ट दलित डिप्रेस क्लासेस ने रखा था कि एक ऐसी चीज़ जो जजेस बदल ना सके, क्योंकि उस वक्त डिप्रेस क्लासेस को पता था कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का निर्माण आप करेंगे तो वहाँ भी अपर कास्ट की मोनोपोली होगी। और आज तक स्टेट का यही एक अंग है जिन्होंने रिजर्वेशन सच में इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है। तो ये बात उन्हें पता था कि अगर हमने ये लिख के भी ले लिया, आज़ादी में नेगोशिएट कर लिया, तो कल के इनके लोग बदल देंगे। तो हमें एक ऐसा प्रोविज़न विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो एकदम उसको टच ना कर सके, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की पूरा आधार डॉक्टर अम्बेडकर के सबमिशन में डिप्रेस क्लासेस के लिए उन्होंने रखा था कि ये, क्योंकि इन्होंने कहा हमें बेसिक सिविक राइट्स एंजॉय करने के लिए नहीं दिया जाता इस देश में। तो वो प्रोटेक्शन जब तक वो फंडामेंटल राइट के ज़रिए हो सकती है, वो इवॉल्व हुई और आज यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट है। लेकिन लोग उसी फंडामेंटल राइट को हमारे अगेंस्ट में अब हम
क्योंकि वो आ जाएगा ज़बान पे, क्योंकि मैं उस समाज से हूँ इसलिए मैं हम का यूज़ कर रहा हूँ कि वो अक्सर वो हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 ये हमारे लिए हमारे नेताओं ने उनके पास रखा था। एज ए जर्नलिस्ट भी अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो उसमें कहने का मतलब है कि जो चीज़ें डिप्रेस क्लासेस ने एज अ नेशन, एज अ पॉलिटिकल सॉवरेन कोट एंड कोट, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया था उस वर्ड को, वो नेगोशिएट किया था, एक हार्ड अर्नड फ्रीडम थी। आज वही चीज़ को टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हीं के ख़िलाफ़ यूज़ किया जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी था 1942 में जब कृष्ण मिशन आई थी, और 1942 से लेकर 46 तक अगर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी सुझाया था कि आप आयरलैंड की बिना पे मॉडल पे आप हमारा जो क्योंकि संविधान इवॉल्विंग था, वो कॉन्सेप्ट में नहीं था, तो अगर आप जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान तो क्लियर हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन का क्या होगा, तो हम विद इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी रहेंगे जो ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट दोनों इक्वल होंगे, और हम इस ट्रीटी के सब्जेक्ट होंगे। तो हमें इस देश में कुछ होगा तो ये एक फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा होगा ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, और इस तरह की सेफगार्ड आपने पहले कर रखा है। ऑल्स्टर और जो आयरलैंड बनी, तो इसी मॉडल पे अगर आप करें तो हम हो सकता है आपके साथ, क्योंकि नेगोशिएशन में सबको आना है, राउंड टेबल में सब आए थे, और एक तबका भी छूट गया, वो भी बहुत बड़ा तबका, तो वो भी जानते थे कि फ्रीडम सक्सेसफुल, हम गए तो ये सक्सेसफुल होगा नहीं, ये रिवॉल्ट कर देंगे या कुछ हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उस हद तक पॉलिटिकल सॉवरेन का जो कॉन्सेप्ट है, दलित ने वो भी मांगा था, उसके एज अ कॉम्प्रोमाइज़ फंडामेंटल राइट्स या बाकी प्रोविज़न, तभी हम देखते हैं कि उनके एजुकेशनल इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 46 बना, 330 में पॉलिटिकल राइट्स को करने के लिए, फिर आज जिसको इनेबलिंग प्रोविज़न कहते हैं, वो हम तो फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ते थे 14 से लेकर 30 तक, लेकिन अब उनको 16 को लोग सुप्रीम कोर्ट इनेबलिंग प्रोविज़न कहते हैं। खैर, तो इस तरह से दलित शेड्यूल कास्ट ने एक अपने लिए एक आइडेंटिटी उसको ज़िद करके या एक लेजिस्लेटिव तरीके से, एक सभ्य तरीके से 40 साल 30 साल नेगोशिएट किया और अपनी आज़ादी जीती, अपना एक डेमोक्रेटिक राइट्स को जीता। और उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि आज ये चीज़ें उनको ये करें। तो इसलिए दलित और आदिवासी भी पैरेलल वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं। वो कहानी शायद कोई आदिवासी आके यहाँ पे करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनी। आज़ादी के बाद जो बाकी रिजर्वेशन थे, जो बाकी सेफगार्ड्स थे अलग माइनॉरिटीज़ के, वो चेंज हो गए क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया था, पाकिस्तान बन गया था, सिख माइनॉरिटी में आ गए थे। तो वो रिकनसाइल करने, वो भी कैसे रिकनसाइल किया गया, जो बैकवर्डनेस का कॉन्सेप्ट आया, शायद अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट बना और उनके लिए ये अलग अलग प्रोविज़न आए हैं। अब जो मुद्दा सब कैटेगराइजेशन का आया है, सब क्लासिफिकेशन का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट लेके आई है, तो इसको किस आधार से हम देखें? देखिए, मुझे लगता है इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इतना सिंपल इसका जवाब नहीं है। मूवमेंट चलती आ रही थी, बिल्कुल चलती आ रही थी, साउथ में थी या जहाँ पंजाब ने केस लड़ा है मजबी और वाल्मीकि की थी। तो जो एक मुद्दा है लोएस्ट ऑफ द लो के रिप्रेजेंटेशन का, उसको ना सुप्रीम कोर्ट में किसी ने निगेट किया, किसी पार्टी ने। जो डिफेंडेंट थे, जो रिस्पोंडेंट थे, एक दो पार्टी, 3 दिन की बहस हुई थी, उसमें 2 और ढाई दिन फॉर में बहस हुई, जिसमें अक्रॉस आइडियोलॉजी सारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। आधार क्या था उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। वो मेरे ख्याल से बहुत आधार गलत लिया गया। लेकिन जिन्होंने डिफेंड किया कि सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे, उन्होंने भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया कि जो लोएस्ट ऑफ द लो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो उस पहले हम इस बात को क्लियर करें कि कोई भी दलित इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है कि लोएस्ट ऑफ द लो की रिप्रेजेंटेशन जिनकी भी छूट गई है, या कोई, आई डोंट नो, आई कांट से कोई भी, बट लेट्स टॉक अबाउट मी। मैं ये नहीं कहता कि लोएस्ट ऑफ द लो की रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए वहीं से, क्योंकि वो एक मॉरल राइट है। वो वही
वही एक चीज़ आज भी जो जो लोग उसको निगेट कर रहे हैं, सब कैटेगराइजेशन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि आप तो उन गरीबों के ख़िलाफ़ हैं या जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली उनके ख़िलाफ़ हैं। तो उसके ख़िलाफ़ नहीं है। अब बात हुई कि हम करेंगे कैसे और ये क्या किया जा सकता है बिना दलित आइडेंटिटी को ख़त्म किए हुए, बिना उसको विभाजित किए हुए, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 46 ही आपको एजुकेशनल और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन की बात करता है। तो स्टेट को फुल राइट है कि कभी भी किसी भी समय किसी भी कास्ट, किसी भी ट्राइब, किसी भी रेस को एक अलग सेक्शन बना करके उसके लिए जो भी एजुकेशनल, इकोनॉमिक वो पीछे छूट गए या एजुकेशनल पीछे छूट गए तो उनके लिए अलग प्रोविज़न बना दे, चाहे वो जनरल में बना दे या विद इन एससी बना दे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे लगता है ये फ्रेमिंग ही सवाल की गलत है। जब हम सब कैटेगराइजेशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन किसी का कम है, क्यों कम है? क्योंकि किसी की मोनोपोली है, कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ था। तो हम मोनोपोली इन कंपैरिजन टू अदर दलित्स देख रहे हैं। जो हमें जुडिशरी कह रही है वो इन कंपैरिजन टू अदर दलित कह रही है। अब वो ये नहीं कह रही कि पूरा कास्ट सेंसस में अगर हम मोनोपोली, अभी बिहार कास्ट सेंसस आया था, तो आप एक स्टेट का, भारत सरकार तो वो नहीं कर पा रही, तो वहाँ से अगर मोनोपोली समझने की कोशिश करें तो जो गरीब, जो 6,000 रुपये से कम कमाने वाले पॉपुलेशन है बिहार में, उसमें दलित 42% है और ब्राह्मण कुछ 10% या 15% उसमें है। 50,000 से अधिक कमाने वाले जो लोग हैं, वो, जबकि पूरी जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट है या जिसको हिंदी में सामान्य वर्ग कहते हैं, हालांकि वो सामान्य वर्ग टर्म पे हम ना जाए, लेकिन जो अपर कास्ट पॉपुलेशन है वो 15% है। अब उसकी अगर हम उसमें देखें 50,000 से अधिक वाले पॉपुलेशन में, तो शेड्यूल्ड कास्ट 20%, 18% होने के बावजूद उनकी आय सिर्फ 1% या 1.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो 50,000 रुपये से ज़्यादा उनकी कमाई है। और ब्राह्मणों में जिनकी परसेंटेज 3% है, सिर्फ ब्राह्मण क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, उनका इस कैटेगरी, इस ब्रैकेट में 50,000 से अधिक वाले में अगेन 10 से 12% जाता है। तो यहाँ अगर हम मोनोपोली देखना चाहेंगे तो आप वो देखो ना, कौन सा वर्ग कितना ज़्यादा स्पेस ले रखा है। हमें ये जो एक जुडिशियल इन्वेंशन की गई कि इस ग्रुप के अंदर ही कुछ लोग आपका खा जा रहे हैं, और ये बहुत सारे लिबरल हिंदूज़, अपर कास्ट लिबरल हिंदूज़ भी इस बात को बार बार एक मॉरल गिल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं दलितों के ऊपर कि इसमें क्या बुराई है। जो रिच दलित हैं, ज़्यादातर 1-2 कास्ट उसको कोट एंड कोट खा जा रही है और बाकी लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो वो पूरा लेंस बदल दिया गया कैमरा कि भाई ये खा जा रहे हैं। मोनोपोली विद इन दिस 16% आइडिया ऑफ ऑपरेशन उन्होंने चेंज कर दिया जी। तो इसमें गड़बड़ी ये है कि जो, जैसे मैं सिंपल करने की कोशिश करता हूँ इसको, मान लें कि 20 नंबर है जनरल कास्ट का, अपर कास्ट का कट ऑफ है, और आपकी अब तो ज़्यादा कम होता नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि अनपढ़ एससी को भी खाली परीक्षा में आ जाओ तो पास कर देते हैं, हालांकि कट ऑफ बहुत कम, जब से ये सरकार आई है कट ऑफ बहुत कम होता है। फिर भी मान ले 15 कट ऑफ एससी की है, और इस प्रेफरेंशियल में अगर हम सब जो दलित जातियों के अंदर जो लोग हैं जो छूट गए हैं पीछे, उनको ज़्यादा जगह इसमें दे दें आप। और तो दलित की सारी जो जातियां थी जो पहले क्वालिफाई कर रही थी 15 नंबर कट ऑफ पे, अब उसमें प्रेफरेंशियल होने की वजह से कुछ जो पीछे छूट गई थी जातियाँ उनको ज़्यादा सीट मिलेगी, लेकिन वो दलित जातियाँ जिनका मार्क्स 15 से 20 के बीच में होगा, जनरल कास्ट और दलित कास्ट के बीच में, वो एक्सक्लूड होके कहाँ जाएंगे? उनका एक्सक्लूज़न इनडायरेक्टली हो रहा है या एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस वो एक्सक्लूज़न हो जाता है। क्या ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए प्रेफरेंशियल? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इसके अंदर ही मिलनी चाहिए? अगर इसके अंदर मिलनी चाहिए तो जो एक्सक्लूज़न है उसको कैसे रिकंसाइल करोगे? वो क्या 341 का छेड़छाड़, 342 का छेड़छाड़ नहीं है। 342 क्या कहती है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही इस कास्ट में से किसी को निकाल डिलीट कर सकता है या किसी को जोड़ सकता है। लेकिन ये उनकी ग्रुपिंग ही इसलिए की गई ताकि वो अफर्मेटिव एक्शन वो एंजॉय कर सके, या जो सिविक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स हैं उसको एंजॉय कर सके। अब वही राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है,
शेड्यूल कास्ट सच में कोई शेड्यूल कास्ट है नहीं, ये लंप ऑफ कास्ट हैं। तो वो आपका नाम शेड्यूल कास्ट रहेगा, लेकिन जो इसमें एक्सक्लूज़न हुई वो आपको उसी आधार पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे फॉरवर्ड क्लास का एक्सक्लूज़न OBC SC ST कैटेगरी बनने से होता है। तो सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई टू विद इन द SC ग्रुप्स एज वेल। अब मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम इसमें ये प्रिंसिपल क्यों नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि अपर कास्ट का जो एक्सक्लूज़न हो रहा है SC ST OBC के उसमें, वो मोनोपोली की वजह से हो रहा है। 15% पॉपुलेशन होने के बावजूद अब 50-60% लिए जा रहे हैं। तो वो ये एक्सक्लूज़न जो हो रहा है ये इनकी मोनोपोली वहाँ नहीं है। अगर इन टर्म्स ऑफ पूरे नंबर को देखें किनका है, इनके अंदर ही आप कह रहे कि इन्होंने ले लिए, लेकिन इनकी अनटचेबिलिटी तो नहीं जा रही ना। जो एक्सक्लूज़न इनका हो गया वो फिर अभी अनटचेबल रहेंगे, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट का आपके पास टैग है, तो आप अभी अनटचेबल कहलाओगे। और क्या गरीब, क्या अमीर, दलित अनटचेबल होना बंद हो जाता है? तो आप इसको जनरल बहुत टेस्ट, सारे एग्जाम्पल भी हैं एग्जैक्टली, तो उसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। अभी IPS अधिकारी थे, उन्होंने अपनी शादी के लिए फरवरी 2022 की बात मेरे ख्याल में है, वो प्रशासन बुला ली क्योंकि उनको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा सकता था। एक बैंकर थे जिनको डोरमैट पे मंदिर के उसमें नाक रगड़वाया गया। तो ये तो इकोनॉमिकली काफ़ी रिच थे, तो इनके वो जो सेंस ऑफ डिफाइलमेंट अपर कास्ट के दिमाग में है वो क्यों नहीं जाता? हाँ, क्या आज आप जी नहीं, एक जैसे राजस्थान में भी जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे, तो उनको मतलब मैंने खुद ने कहते हुए सुना है कि अरे ये कलेक्टर है तो क्या हुआ रहेगा, तो वो स्लर जो यूज़ करते हैं कि रहेगा तो ये वही, तो एग्जैक्टली डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल तब भी किया गया था। उन्हीं को कहा जाता था कि आप क्या कहते हैं, आपके पापा तो फौज में थे, आप खुद ही पढ़े हैं, ये हैं वो हैं, उनको तो इस तरह की कई बोल देंगे वो हो जाता। आज के टाइम में तो वो मार्जिनलाइज हो जाते, लेकिन उस वक्त उन्होंने, वो स्कॉलर थे, उन्होंने इसको ये कहा कि क्लास और कास्ट में ये फ़र्क है कि क्लास सिस्टम में अगर आप पर्सनल मेरिट और पर्सनल डिमेरिट से वेल्थ बना के आगे बढ़ जाते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इंडिविजुअल मेरिट और इंडिविजुअल डिमेरिट के आधार पे आपका पोजीशनिंग क्लास सिस्टम में होता है, लेकिन कास्ट सिस्टम में इंडिविजुअल मेरिट और डिमेरिट मैटर नहीं करती। जब तक एज अ कास्ट पूरी कम्युनिटी आपकी आगे नहीं बढ़ जाएगी तब तक आप तभी उसी का हिस्सा बताते जाओगे, क्योंकि ये बाय हेरिटेज बाय बर्थ होता है। तो आप इंडिविजुअली कितना भी ऊपर उठ गए, आपको उस कास्ट का हिस्सा माना जाएगा, और अनटचेबिलिटी आपके कास्ट के साथ में अटैच्ड है, जो कि आपके बर्थ के साथ अटैच है। तो जब तक ये पूरा एज अ कास्ट कब उठेगा, वो तो कोई निर्धारित है नहीं। कोई कमीशन इंडिया में नहीं है जो कहता है कि हाँ भाई अभी इकोनॉमिकली आप 50,000 से ज़्यादा कमाने लग गए या 2 लाख की सैलरी आने लग गई तो आज से आपको क्षत्रिय कहा जाएगा, आज से आपको ब्राह्मण कहा जाएगा, वैश्य। बिल्कुल, एक यूनाइटेड एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी है जो फॉरवर्डनेस डिफाइन करे। मैं कहता हूँ आप फॉरवर्ड डिफाइन कर दीजिए, बेचारे की सोशल वो स्टिग्मा चली जाएगी, वो उसकी शादियाँ होने लग जाएंगी दूसरे कास्ट में, या जो भी कास्ट सिस्टम के पहलू हैं, खाना साथ में नहीं खाना, उनको घर नहीं मिलना, या उनके वेल्थ क्रिएशन में वो एक प्रॉब्लम होना, तो एक तरह सर्टिफाई हो जाए कि फॉरवर्ड। आपने बैकवर्डनेस तो डिफ़ाइन कर रखी है, और वो डिफ़ाइन क्या रखी है, आप हर रोज़ नए नए परिभाषा के साथ आ जाते हैं, तो एक फॉरवर्डनेस की भी परिभाषा दे दीजिए, तो वो खुद ब खुद छोड़ देगा। समाज में जो ब्राह्मण बन जाएगा, जो कहलाने लग जाएगा, ऑफिशियली सर्टिफाइड हो जाएगा, जैसे हमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, हम जहाँ जाते हैं हमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही ब्राह्मणों को का कास्ट सर्टिफिकेट दे दो, और उनको फॉरवर्ड क्लास बना करके दे दो कि आज से आप इस कास्ट के कहलाएंगे, और ये मोबिलिटी हो जाए कास्ट सिस्टम में, फिर वो कास्ट सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। अगर टाइटल देना ही है तो मोबिलाइज टाइटल दो, आप फिक्स टाइटल क्यों देते हो? और जब तक आप वो फिक्स टाइटल है तब तक आप कैसे डिफ़ाइन कर रहे हो? गवई साहब कहते हैं कि IAS बन गए, गवई साहब जो जिन्होंने जजमेंट दिया है, और खुद भी दलित कम्युनिटी से जो आते हैं, तो कई लोग इस पे बड़ा उनको वही महसूस हो रहा था कि दलित ने, उनको वही दलित चाहिए। जैसे चिराग पासवान ने कहा था
कि अब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। वो आज भी क्यों लड़ रहे हैं? वो रिज़र्व्ड सीट से क्यों लड़ते हैं? वो रिज़र्व सीट छोड़ दें। कांशीराम ने जनरल सीट से लड़ा था। तो उनका मॉरल ड्यूटी है कि अगर वो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं तो वो अपनी सीट छोड़ के दिखा दें, और वो जनरल सीट पे लड़ के दिखा दें और जीत के दिखा दें, तो एक मिसाल कायम हो जाएगी। फिर कह सकते, फिर एक ये आर्गुमेंट वैलिड होगी कि भाई दलितों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन छोड़ देनी चाहिए। आज कितने नॉन रिजर्व सीट से कितने दलित बने हैं, आप हमें वो बताएं। उसका भी परसेंटेज निकाला जाए, उसकी भी मोनोपोली निकाला जाए। तो एक तो हो गया क्लास और कास्ट का सिस्टम कि ये अनटचेबिलिटी क्यों नहीं जाती रिच होने से या किसी वजह से। दूसरा है बैकवर्डनेस का कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा कि फ्रेमिंग ही ये जो सब कैटेगराइजेशन वाला सवाल है वो गलत इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा आया था एन.एम. थॉमस से। एक जजमेंट है जहाँ पे कोई अपर कास्ट ने जाकर के शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को चैलेंज किया कि ये कास्ट के बेसिस पे इनको रिजर्वेशन मिलता है जो हमारे संविधान में बैन है, तो इसको ख़त्म कीजिए। अब जो जज थे उन्होंने उसकी काट ये निकाली कि ये जो शेड्यूल कास्ट है ये अपने आप में एक क्लास है और ये एक होमोजेनस, अगेन जो कॉन्सेप्ट आया होमोजेनिटी का, जो जिसको लेकर के हमारे खुद के लोग भी कई बार हमसे सवाल करते हैं कि एक सफाई कर्मी और एक खेत में काम करने वाला दलित एक कैसे हो गया। तो वो मैं अभी बताता हूँ, एक नहीं हुआ, लेकिन होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन ही अपर कास्ट डिस्कोर्स से आया था। किसी ने ये नहीं कहा था कि ये होमोजेनस है। अगर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में आकर जाएंगे आप, तो अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो कास्ट ट्राइब रेसेस हैं, और कास्ट ट्राइब रेसेस खास विद इन कास्ट ट्राइब रेसेस हैं जो विल फॉर्म अ शेड्यूल्ड कास्ट। अभी जो हमारे संविधान में है, जिसको भी राष्ट्रपति समझेंगी, वो कास्ट ट्राइब रेस इस शेड्यूल के अंदर आकर के शेड्यूल कास्ट बनेंगे। अब इसमें इसको लेकर के ही जुडिशरी ने कहा कि इसके आगे तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। शेड्यूल कास्ट खाली उसको एक ग्रुप में रख दिया, प्रेसिडेंट किसको भी चाहेगी रख देगा तो वो शेड्यूल कास्ट कहलाएगा, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब ये एक डीमिंग फिक्शन है। अब ये डीमिंग फिक्शन भी है या नहीं, अभी मैं डीमिंग फिक्शन का कॉन्सेप्ट लीगल में ये जुडिशली क्या होता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसको लीगली डील करने के लिए मिथिकल चीज़ को भी एज अ फैक्ट माना जाता है, फिर उसके साथ जो लीगल कॉन्सिक्वेंस फ्लोट करेगी उसको भी उसी तरीके से माना जाएगा। जैसे अभी अयोध्या में वर्डिक्ट आया था तो राम को एज अ लीगल एंटिटी ट्रीट किया गया और फिर उनका ही राइट्स है मंदिर पे और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस तरीके से वो डील किया गया। अब वो मामला उसमें डिस्कस नहीं हुआ, वो इरेलीवेंट हो गया कि वो मिथिकल है या सही है या क्या है, लेकिन वो एक लीगल एंटिटी है। उस तरीके से उस चीज़ को डील किया गया था जिसको डीमिंग फिक्शन कर करके अब फिर वो सारी लॉजिक वैसी ही होती है कि जैसे एक एग्जिस्टिंग एक एम्बॉडीड पर्सन का जो लीगल राइट है वही लीगल राइट फ्लो करेगा, चाहे वो एक कोई भी लीगल एंटिटी, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या भगवान हो या कोई भी हो, उनके राइट्स भी वैसे ही फ्लो करते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट करके कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये कितना गलत आर्गुमेंट है। पिछले 30 साल का एक पूरा डॉक्यूमेंटेड एथनोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है कि कौन शेड्यूल कास्ट है, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि ये होमोजेनस ग्रुप है। उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि संविधान के लिखी हुई चीज़ों का फ़ायदा उठा के उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसा है कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक नाम दिया गया था, एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट की गई थी। अब ये डीमिंग फिक्शन का जो सेकंड लॉ है कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस फ़्लो करेगा कि नहीं, वो हम टेस्ट करेंगे, और फिर बाद में वो कहते हैं नहीं फ़्लो करता है। वो क्यों नहीं फ़्लो करता है? क्योंकि ये कहते हैं कि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की गई थी, एक साथ अलग किया गया था बाकी पॉपुलेशन से, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये होमोजेनस है कि नहीं। लेकिन होमोजेनस का सवाल ही उन्होंने जो पिछली जुडिशरी ने रेस किया था, एन.एम. थॉमस के बाद चिन्नैया में गई। दलित ने कभी नहीं कहा कि होमोजेनस है, ये उन्होंने ईजाद किया और होमोजेनिटी के ऊपर डिफेंड किया गया चिन्नैया में। और जजेस ने भी कहा क्योंकि ये होमोजेनस ग्रुप है, हम इनको बीच से सब कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये चलता रहा। लेकिन किसी ने इस पूरे दरमियान कोशिश नहीं करी कि शेड्यूल कास्ट था कौन, और
वो उसकी आइडेंटिफिकेशन की पूरे टर्म्स एंड वो डिफाइंड हैं चीज़ें, उसमें कोई नहीं गया और उस डीमिंग फिक्शन को कर करके। तो इस वाले केस में भी जो रिस्पोंडेंट थे वो यही डिफेंड कर रहे थे कि नहीं, हम होमोजेनियस ग्रुप है, क्योंकि उनके पास कोई आमरी थी नहीं। जो पहले जो ग्राउंड दे करके डिफेंड किया गया था सब कैटेगराइजेशन को चिनाया में, वो होमोजेनिटी थी। तो अब जो था वही होमोजेनिटी चैलेंज पे थी। तो अब के जो रिस्पोंडेंट डिफेंड कर रहे थे वो मजबूर थे उसी होमोजेनिटी को डिफेंड करने के लिए। अब मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे लीगल डिस्कशंस होते हैं। तो इन्होंने कहा, सिर्फ डिस्कशन में ये था कि होमोजेनस है या नहीं है तो हम सब कर सकते हैं, है तो नहीं कर सकते हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक ये जो कोट एंड कोट डीमिंग फिक्शन का पूरा डिस्कशन लेकर के गए कि भाई अब हम देखें कि सच में इनको होमोजेनस है कि नहीं है। वन ऑफ द आर्गुमेंट्स क्या था कि भाई कास्ट ट्राइब रेसेस हैं, तो ट्राइब तो कभी कास्ट नहीं हो सकती, तो ये तो अपने आप में दिखाता है कि ये होमोजेनस नहीं है। उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट दिया गया था। अगर आप 1901 का या 1901 से लेकर 31 तक जितने भी एथनोलॉजिकल पहले के जो सेंसस रिपोर्ट थे बेसिकली भारत के, वो सारे एथनोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उनके आप स्टडी देखेंगे तो उसमें बहुत ही एलैबोरेट स्टडी है बहुत सारी कम्युनिटीज़ का। उसमें ये भी डिफाइंड है, चैप्टर है कास्ट और ट्राइब का। कास्ट और ट्राइब में बहुत ही फाइन लाइन होता है। कास्ट क्या है? बेसिकली एक इंडोगैमस सोशल ग्रुप है जो अपने अंदर शादियां करते हैं, कमेंसलिटी जो अपने अंदर खाना खाते हैं, और उनका एक एंसेस्टर असाइन कर दिया जाता है, उनके अपने रिचुअल्स होते हैं, और किसी से आप एक जिसको गोत्र बोलते हैं, एंसेस्टर्स असाइन करना है कि वहाँ से आपकी पैदाइश होकर के अब तक वो एक फैमिली ट्री चलती आ रही है। और ट्राइब क्या होता है? ट्राइब का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो जब दूसरे ट्राइब के ऊपर एक वॉरिंग कम्युनिटी होती है जो दूसरे ट्राइब को जीतती है, तो उसकी विमेंस को अपने समाज में अब वो मॉरली क्या गलत है सही है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उनके आगे जनरेशन बढ़ाने का, वो बाहर से विमेन को, जो दूसरी कम्युनिटी की विमेन हैं जिनको भी जीतते हैं, फिर उनको उनकी औरतों के साथ वो शादियां करते हैं। तो इस तरीके से एक एक्सोगैमस सोशल ग्रुप बनता है, एज अपोज टू कास्ट व्हिच इज एंडोगैमस। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ अ वेरी फाइन लाइन एट द एक्सोगैमी और एंडोगैमी का। बट ऐसा बहुत सारा पॉसिबल है, बहुत सारे हिस्टोरिकली ये चीज़ें हुई हैं कि कई ट्राइब कास्ट बन गए जैसे ही जब उन्होंने शादियां करनी बंद कर दी, उन्होंने कोई ऑक्यूपेशन ले लिया, जंग छोड़ दी, कोई काम करना शुरू कर दिया और शादियां करनी बंद कर दी, तो वो ट्राइब अपने आप में स्लोली सोशियोलॉजिकल प्रोसेस के तहत काफ़ी सालों में ये चीज़ें होती हैं, वो कास्ट बन जाती है, इंडोगैमस ग्रुप बन जाती है। और जब कास्ट बन जाती हैं तो कोई उनको एक सोशल रैंकिंग दे देता है। वो हिंदू सिस्टम में आ गए, हिंदू सिस्टम में नहीं आए तो वो ट्राइबल बन के रह गए। तो इस तरीके से वो एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों को बिल्कुल ही देखा नहीं गया। सिर्फ ये कहा गया, क्योंकि उनको अपनी बहस पूरी करनी थी कि डीमिंग फिक्शन नहीं है और ये शेड्यूल कास्ट एक आर्टिफिशियल नेम है, शेड्यूल कास्ट करके तो कुछ है ही नहीं, तो बस क्या प्रोसेस है उनको पहचान करने का, वो उनकी डिस्कशन ही नहीं हुई। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि जिसको भी प्रेसिडेंट चाहेगी वो बना देगी, क्योंकि संविधान में खाली यही लिखा हुआ है कि जिसको भी प्रेसिडेंट कहेंगे वो कर देंगे, लेकिन कौन है वो नहीं है। ये बताना भूल गए, या ये डेलिब्रेट है, या ये है कि शेड्यूल कास्ट की पहचान, संवैधानिक पहचान 1947 से पहले 1935 में बनी थी, है। और उसके पीछे 15-20 साल की स्ट्रगल और थी। जब समाज में जब कास्ट सेंसस शुरू हुई, जो इंपीरियल गवर्नमेंट उस वक्त की थी, जब उन्होंने समझना शुरू किया कि हम पॉलिसी कैसे बनाएं। पॉलिसी आप किसी तरीके से बनाओगे ना, क्लासीफाई करोगे समाज को कि कौन, जो आज का आपके क्लासिफिकेशन का कुछ तरीका है, आप हाउस होल्ड चुनते हो तो कितने लोग के पास गाड़ियाँ हैं, पक्के घर हैं, नौकरियाँ हैं, सरकारी नौकरियाँ हैं। वैसे ही उस वक्त देखा जाता था कि आखिर कैसे हम इस समाज को समझें। क्लासिफिकेशन इतना डाइवर्स, इतना कॉम्प्लेक्स था कि उनके लिए बहुत मुश्किल थी एक ग्रुप को दूसरे से सेपरेट करना। तो उन्होंने कहा था, उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इंडियन सोसाइटी में आप किसी से पूछेंगे तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो उनका नेबर है वो कहाँ का है, कौन है, क्या नौकरी करता है। उनको बस ये चाहिए कि वो उनके हाथ का खाना खा सकते कि नहीं, उनके घर से खाना ले सकते कि नहीं, उनके साथ शादियाँ कर सकते कि नहीं। तो
ये कहा कि ये कास्ट है, कास्ट एक ऐसी चीज़ है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, और यही एक तरीका है जब हम उनको क्लासीफाई कर करके उनके हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं। तो 1901 में जो सोशल प्रेसिडेंस उस वक्त मौजूद उस वक्त जो एग्जिस्टिंग था भारतीय समाज में, वो क्राइटेरिया लिया गया था। सबसे पहले सोशल प्रेसिडेंस कोट एंड कोट बोला गया था कि इस तरह से रैंकिंग हुई। अब उसमें हज़ारों कास्ट थे, 10,000 20,000 कई कास्ट थे, तो सबकी रैंकिंग नहीं की जा सकती थी कि कैसे कैसे हम चलें। तो उन्होंने कहा कि कई लोगों को एक साथ ग्रुप कर दो। तो जो कैटेगरी ट्वाइस बोर्न कास्ट की थी बहुत क्लियर थी। कास्ट उन्हीं को होता है जो हिंदू होते हैं, हर हिंदू एक कास्ट में जन्म होता है, और वो काफ़ी जो ट्वाइस बोर्न कास्ट था वो उनका क्लियर था, समाज में पता था कि ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं। लेकिन जैसे आप नीचे आते हैं उसमें दो कैटेगरी होती है, एक टचेबल हिंदू और एक अनटचेबल हिंदू होता है। टचेबल हिंदू वो होता है जिसके हाथ से आप खाना कर ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, एक स्टेज वो होता है। उसके नीचे जाते हैं तो और इनडिटर्मिनेट ग्रुप आ जाते हैं, जहाँ पे किसी के डिस्टेंस में रहना भी वो एक पोल्यूटेंट माना जाता था। उसके नीचे और चले जाते हैं तो कहते हैं कि वो लोग थे जिनकी डाइट बहुत ही अनक्लीन मानी जाती थी, और जो बीफ भी खाते थे, और जो उनका रहन सहन अनक्लीन था। तो ये अलग एक इनडिटर्मिनेट ग्रुप थे, जिनके ना धर्म डिफाइंड थे, ना उनका क्लास डिफाइन था, मतलब वो चतुर्वर्ण के बाहर हैं, जो चतुर्वर्ण के बाहर कहाँ है कुछ पता नहीं। एग्जैक्टली तो 1901 में जब ये एथनोलॉजिकल जो सेंसस रिपोर्ट बनी थी वो 7 फोल्ड इंडियन सोसाइटी की बात करती है, और जो सबसे नीचे के 2 या 3 हैं वो उनको अनटचेबल्स ग्रुप में, या उस वक्त डिप्रेस क्लासेस थी। पहले 1901 में सिर्फ सोशल प्रेसिडेंस के आधार पे की गई थी, कोई नाम नहीं दिया गया था। 1911 में जा कर के डिप्रेस क्लासेस बनी। जब नाम आया डिप्रेस क्लासेस, जो शेड्यूल कास्ट के पहले संवैधानिक नाम था, तो डिप्रेस क्लासेस बनने के समय भी ये था कि जब उन्होंने इन्यूमरेट करना शुरू किया तो जो कास्ट हिंदूज़ थे उन्होंने कई बार ऑब्जेक्शन किया कि भाई इनको आप हिंदू क्यों लिख रहे हो, ये तो हमारे यहाँ ही नहीं। तो उस पिटिशन्स के आधार पे इन्होंने कहा कि हम ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे सेंसस। जब भी किसी को ये कहेंगे तो ये कह देगा जो जेन्युइन हिंदू, जो कोट एंड कोट जेन्युइन हिंदू है, जिनको कास्ट है, वो ऑब्जेक्शन लगा देगा। तो हम क्या करें। तो इन्होंने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपनाया कि हम ये ना गिने कि कौन अनटचेबल है, हम ये गिनते कि जेन्युइन हिंदू कौन है। ठीक है, तो उसकी कैटेगरी उसके 10 पॉइंटर्स उन्होंने बनाए कि इसमें जो नहीं आता है वो सब जेन्युइन हिंदू है, और ये जो आता है वो उनको अनटचेबल कहेंगे। तो इससे जो अपर क्लास अपर कास्ट जो हैं वो नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी सिस्टम से साथ काम करना था। तो उन्होंने जो क्राइटेरिया अपनाई वो 10 पॉइंटर थे, जिनको ब्राह्मण जाके उनके यहाँ ऑफिशिएट नहीं करते पूजा, जिनको ब्राह्मण मंत्र नहीं देते हैं, जो पॉपुलर हिंदू गॉड्स को नहीं मानते हैं, जो अपनी लाशों को दफन करते हैं, जिनको बाई टच अछूत माना जाता है, चाहे वो डिस्टेंस से हो या बाई टच हो। 2 चीज़ें कही थी, बाई टच और विद इन ए डिस्टेंस। कुछ दलित वो भी थे जिनको विद इन ए डिस्टेंस से वो अनटचेबल माना जाता था। और तो इस तरीके से 10 क्राइटेरिया थी जो पहली बार डिफाइंड हुई कि डिप्रेस क्लासेस है। तो इसमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आई हुई थी उस वक्त, काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्रेस क्लासेस। ये पहला स्टेप था एक क्लासिफिकेशन का, उसमें बहुत सारे क्रिमिनलाइज्ड ट्राइब्स भी थे, हिंदूनाइज्ड एबोरिजिनल्स भी थे, जिसको आज आदिवासी कहते हैं। बाद में पॉलिटिकल सुविधा के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए वो प्रोसेस चला। 1911 से लेकर 1931 तक कई कमेटियाँ बैठी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बैठी, जिन्होंने पहली बार डिप्रेस क्लासेस को फिर रिफ़ाइन किया। और वो 1932 आते आते फ्रेंचाइज कमेटी आते आते वो जो 10 पॉइंटर्स लिए गए थे उनको रिड्यूस करके 2 पॉइंट कर दिया गया कि पोल्यूशन बाय टच एंड टेम्पल एंट्री, जिनको टेम्पल एंट्री नहीं मिलती। अब इससे पॉपुलेशन एकदम श्रिंक कर गई। इस पे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये ऑलरेडी डाइवर्सिटी इन अनटचेबिलिटी एक एक्सेप्टेड फॉर्मूला, एक एक्सेप्टेड एक चीज़ है, उससे कोई इनकार नहीं करता। हर प्रोविंस, हर जगह पे अलग अलग तरीके की अनटचेबिलिटी है, लेकिन वो एक ही तरह की डाइवर्सिटी थी जो एग्जैक्टली वो अनटचेबिलिटी एग्जैक्टली आपकी बात सही है। वो उसमें डाइवर्सिटी स्वीकार करने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अनटचेबिलिटी, डाइवर्सिटी अनटचेबिलिटी के पीछे के प्रिंसिपल को आप लें, ना कि वो लिटरली उस चीज़ को ले लें। उसके पीछे के प्रिंसिपल क्या है कि जो
मेंटल डिफाइलमेंट है अपर कास्ट के अंदर। कास्ट क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, ये दलितों में चिपका हुआ कोई चीज़ नहीं है, ये अपर कास्ट के दिमाग में है। और अगर आप उसको डिफ़ाइन करना चाहे, समझना चाहे, तो उसके ये तरीके हैं कि वो आपको मंदिरों में नहीं घुसने देगा, आपको अछूत समझेगा, लेकिन वो तो मैनिफेस्टेशन है। असल क्या है, मेंटल डिफाइलमेंट है। तो अम्बेडकर ने कहा कि ये जो डाइवर्सिटी ऑफ अनटचेबिलिटी लेकर के हमारी पॉपुलेशन को आप कम कर रहे हैं, ये उसके पीछे तो सेम ही मेंटल डिफाइलमेंट है। चाहे वो कुएं से पानी निकालने नहीं दे रहा हो, या चाहे आपको मंदिर में घुसने नहीं दे रहा हो, दोनों के पीछे एक ही प्रिंसिपल काम कर रही है, और वो है मेंटल डिफाइलमेंट। तो वो दोनों ही दलित हैं, और दोनों ही डिप्रेस क्लासेस हैं, दोनों ही डिग्रेडेड हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसको जो है कुएं से तो पानी निकालने दे रहा है, खाली मंदिर नहीं जाने दे रहा, तो आप उसको दलित बोल दें, दूसरे को नहीं बोले। तो सेम चीज़ अभी रिसेंट जजमेंट में सेम उसी का अलग मैनिफेस्टेशन निकल बिल्कुल। अब अभी तो वो डिस्कोर्स ही ख़त्म हो गया। हाँ। अभी कह रहे हैं होमोजेनिटी ही नहीं है, क्योंकि वो भाई आईपीएस बन गया, वो डॉक्टर बन गया। ये तो कभी ये किसी का ऑक्यूपेशन कभी रेकनिंग में था ही नहीं कि कौन दलित बनेगा। जो 10 पॉइंटर्स 1911 में आए, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोफेशन करने से कौन दलित बन गया। दलित होना वो एक सोशल लोकेशन की बात है, मेंटल डिफाइलमेंट की बात है, अनटचेबिलिटी की बात है। तो वो डिसेबिलिटी उनके अपर कास्ट के अंदर है। अब वो उसमें कहीं ऑक्यूपेशन नहीं है। अपर कास्ट इसलिए आपसे नफरत नहीं करता कि आप कोई काम ये कर रहे हो, वो तो आप अनटचेबिलिटी को फिर रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप नाली साफ़ करने काम करो, इसलिए आप अनटचेबल नहीं हो। आपकी पैदाइश उस जात में हुई, उस सोशल लोकेशन, उस सोशल हायरार्की में हुई है, जिसकी वजह से आप चाहे नाली साफ़ करने से लेकर आईपीएस बन जाए, आप मेरे लिए दलित ही रहोगे। इसको 1931 में बहुत अच्छे तरीके से जो उस वक्त के सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने एक तरीके से समझाने की कोशिश की कि अगर ए जो है कहता है कि मैं ये रोड इसलिए यूज़ नहीं करूँगा कि क्योंकि बी जो है अनटचेबल है और वहाँ पे खड़ा है, उसको हटा दो, और उसको ये रोड यूज़ करने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हम लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा ये अगर ये ए ऑब्जेक्शन करता है बी के ख़िलाफ़, तो डिसेबिलिटी बी में नहीं ए में है। हम बी को नहीं हटाएंगे, हम ए को हटाएंगे, और ए को कहेंगे कि अगर तुम नहीं यूज़ कर सकते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, या तो तुम हट जाओ या फिर ना, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में क्या होगा कि ए के पास ताकत है, वो 10 लोगों को बुला के उसका बहिष्कार कर देगा, तो बी जो है वो किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा रोड को। तो हम कानून बना भी दे तो वो बहिष्कार कर देंगे, और वो डर के मारे वो कभी आएगा ही नहीं इसके ऊपर। तो हमें इस तरह से उनको समर्थ बनाना है बी को। हम ए के साथ नहीं खड़े हो सकते सिर्फ कानून बना करके। हमें इस डिसेबिलिटी ए ने क्रिएट किया है, ये ए की डिसेबिलिटी है, और अगर हम किसी तरीके से रोक सकते हैं तो बी को एम्पावरमेंट करके रोक सकते हैं कि हम उनको वो सारी सहूलियत, वो जो पावर अपने आप में नहीं ला पा रहा है, ए के साथ 10 लोग खड़े हो गए, क्योंकि वो मोनोपोली, वो पैसा उनके पास है, वो समाज में वो स्थान है इज़्ज़त वाली, तो वो 10 लोग खड़े हो जाएंगे तो सामने वाला खुद ब खुद वो रोड यूज़ करना बंद। तो हम एज अ सरकार उसको कहें कि तुम भी ताकतवर हो, ये तुम्हारी सिविक राइट है, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, हम तुम्हें ये चीज़ ग्रांट करते हैं, तुम ये रोड यूज़ करो। तो ये था अनटचेबिलिटी को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ से समझें। आप अगर वो खाली इस तरह के आप आर्गूमेंट जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चली है कि फलाने, तो क्या राष्ट्रपति को धक्का नहीं दिया गया जगन्नाथ मंदिर में? अब राष्ट्रपति ने उसकी सफाई दे दी, लेकिन जो जानने वाले हैं वो तो जानने वाले, आपकी सरकार है, आप कुछ भी सफाई दे दे कि नहीं भाई आप बीमार थे, आपकी टांग में चोट लगी, क्या लगी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में आपको भगवान को छूने नहीं दिया जाएगा अगर आप दलित हैं। तो जो कि रूल है बेसिकली जी। अब मैं उसमें उसकी जो भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन बट वो रूल है, वो केस चल रहा है। मैं भुवनेश्वर में रिपोर्टिंग कर रहा था, और एक बार किसी उसके खजाने की चाबी चोरी हो गई, तो स्टेट ने केस किया, और उसमें जो जुडिशरी है ये समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है फंक्शनिंग, कहने को टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है हमारे यहाँ, लेकिन वो जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है जिसमें आईएएस ऑफिसर होता है, वो बेसिकली जो मंदिर का अपना संविधान होता है, जिसको रिकॉर्ड्स कहते हैं, ROR कहते हैं, रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स समथिंग कहते हैं, जिसके हिसाब से कहते हैं चाहे भारत का संविधान कैसा भी हो, हम इससे ही चलेंगे। वहीं से आती है कि जो प्रीस्टहुड का
प्रीस्टहुड का जो जॉब है वहाँ पे वो इनहेरिटेड है, क्योंकि हमारे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में ये संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है कि जो एक ही जाति के लोग जो है पूजा करने वाले बनते जाएं, लेकिन वो उनके ROR में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सेंसिटिविटी समझ करके अमाइकस क्वेरी अपॉइंट किया, 11 अमाइकस लगाए, सब ब्राह्मण। हाँ, तो ये जुडिशरी का रिस्पॉन्स होता है कि आप किस क्लास के साथ डील कर रहे हो। वो इतनी वो समर्थ क्लास है और वो धर्म का मुद्दा बन गया, तो आपने इतना, अब वो जबकि कानून है, वो संवैधानिक सुधार भी नहीं है, हम यहाँ पे संवैधानिक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, कैसे कमेंट भी नहीं करेंगे एग्जैक्टली। तो वहाँ पे वो 1100 साल पहले चले गए, क्योंकि वो टेम्पल 1000 साल पुराना है, तो वो वहाँ से रिकॉर्ड्स निकाले और उन्होंने कहा कि हम इसके हिसाब से जो कह रहा है उसको इन कॉन्फॉर्मिटी विद वो करेंगे। लेकिन आज यहाँ की बात होती है दलितों के, और संवैधानिक आर्टिकल की बात हो रही है, कोई कानून की बात नहीं हो रही है। उसमें आप कह रहे हैं आप 1935 भी नहीं गए। एक ये इसके अंदर एक ये भी तो चीज़ है कि जो कोट एंड कोट एलिटनेस ऑफ द दलित है, दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द वायलेंस. फॉर एग्जाम्पल, there are numerous incidents where a Dalit was wearing good clothes and fleshy clothes and he was attacked and killed for that, or a Dalit was wearing the sunglasses or mustache and looking somewhat elite, he or she was killed or beaten for that. So that वो eliteness और that social progress वाली भी जो चीज़ है उसके अंदर भी एक वायलेंस छुपी हुई बिल्कुल, है. बिल्कुल. तो ये पॉइंट exactly. किसी ने क्यों नहीं उठाया? एग्जैक्टली. जब सेपरेशन की बात हुई थी दलितों की, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो वही प्रिंसिपल कहा था कि ये मेंटल डिफाइलमेंट है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, ये रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो आपने क्रिएट कर रखी है. और कास्ट सोसाइटी में कास्ट इज़ ए सोशल सेपरेशन, सोशल सेग्रीगेशन, एंडोगामस सोशल ग्रुप. बट इवन इफ इट वुड हैव बीन फाइन अगर ऐसे 10,000 जातियाँ अपने अपने इनक्लेव्स में अपना जीवन चलाती रहती. लेकिन इंडियन सोसाइटी की खासियत क्या है कि इसमें रैंकिंग है, आप एक के ऊपर दूसरा कास्ट है, और एक कास्ट तभी ऊपर है जब दूसरा नीचे है. सिर्फ इस पूरी हायरार्की में एक ही कास्ट आता है जो सबसे टॉप पे बैठा है, जिसके ऊपर कोई नहीं है. वरना कोई भी कास्ट है उसके ऊपर कोई है, उसके नीचे कोई है, और वो अपनी जगह बनाए रखने के लिए जब तक नीचे को धकेलता नहीं जाएगा, इसलिए वो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने ओरिजिन ऑफ कास्ट में कहा है कि, या फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में कहा है कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कांस्टेंट पुल एंड पुश होता रहेगा, एक जेंगा गेम जैसा है कि मैं अपनी जगह तभी बना के रख सकता हूँ जब मैं नीचे वाला जो भी दबा सकते हैं वो करके जेंगा गेम वाला बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफर थी. अगर मैं ऊपर उठने दे दिया तो हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, हम एकदम टॉप पे तो जा नहीं सकते, और हमसे ऊपर ये उठ गया तो वो तो हमारी ग्रेडेशन नीचे हो जाएगी. तो ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरह से कई ट्राइब्स जिनके पास थोड़ी पैसे थे, संपत्ति थे, जब वो भी कास्ट बनना चाह रहे थे, और क्योंकि ट्वाइस बॉर्न होते हैं, वो तो जो चलते आ रहे थे वैसे ही अपने आप को बताते थे, वो डिफाइंड थे. लेकिन जो ट्राइबल्स जिनके पास ज़मीनें थी, थोड़े वॉरियर क्लास से थे, वो जब कास्ट बनने लग गए तो इनकी पहला सवाल एथनोलॉजिस्ट का ये था कि कोई इंसान जो इस सिस्टम के बाहर है वो अपने आप को इस सिस्टम में क्यों लेके आ रहा है, जो बहुत ही कम्बरसम सिस्टम है, जो बहुत ही सेग्रीगेटेड सिस्टम है और एक कांस्टेंट पुल एंड पुश है. तो वो वॉलंटरली अपने आप को सबमिट क्यों कर रहा है इस सिस्टम के ऊपर. तो उसके ढूंढने के लिए जब वो उन क्लासेस के पास गए जो लेटली उन्होंने अपने आप को राजपूत बना लिया था, उन्होंने उस सिस्टम को भी समझा कि उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बाहर से लेके आए. कास्ट कैसे बनते हैं, कास्ट में आपकी एक एंसेस्ट्री होती है, आपका एक ट्रेडिशन होता है. तो वो क्या करते थे, जो संपन्न कास्ट थे, वो कास्ट नहीं थे, ट्राइब थे, वो लेके उनको समझ आ गया कि इस सिस्टम में एक रिस्पेक्ट है, एक रैंकिंग है, और अगर मैं किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँ ना तो मुझे कुछ किए अपने आप सब कुछ मिलने लग जाएगा. तो उन्होंने ये कहा कि यार मैं तो ट्राइब होकर अलग रह रहा हूँ, अगर मैं भी एक कास्ट, एक तरह की टाइटल डेजिग्नेशन, मुझे किसी तरह ऊपर वाला डेजिग्नेशन मिल जाए ना तो मेरा लाइफ सेट है, और हमारे जनरेशन्स का भी लाइफ सेट है. तो उन्होंने कहीं दूसरी जगह से ब्राह्मण बुलाए, क्योंकि लोकल ब्राह्मण जानते थे कि ट्राइब है. वहाँ से बुला करके उनको ज़मीनें दी, जो ज़मीनें उनके पास थी उनको ब्राइब किया, ज़मीनें दी, और फिर उनसे पूरा वो लिखवाया कि आप मेरी कहानी लिखो, मेरी फैमिली ट्री बनाओ, मुझे एक एंसेस्ट्री दो, और वो पूरी एक लोकल ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके एक लेजेंड बनाओ, तब मैं अपने आप कास्ट बन जाऊंगा. पहले जो 2 जनरेशन में ब्रिटिश इन्यूमरेटर्स कहते थे कि ऐसे क्लासेस को दिक्कत होती थी, क्योंकि लोकल्स जानते थे कि ये कास्ट नहीं है,
ये ना टॉयस बॉर्न कास्ट है, ना ये हिंदू कास्ट सिस्टम में है। लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि उनको पैसे होते थे, उन्होंने ब्राह्मणों को ब्राइब कर रखा था, प्रिस्टली क्लास। मैं एज अ क्लास, जब भी मैं ब्राह्मण बोलता हूँ तो कोई इंडिविजुअल या किसी खास लोग की बात नहीं कर रहा, एज अ क्लास मैं बोल रहा हूँ। तो वो कहते थे कि 2-3 जनरेशन तक प्रॉब्लम होती थी, लोग शादियाँ नहीं करते थे, बट बाद में जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती थी, इवेंचुअली वो भी अपनी बेटियां उनको देने लगते थे, और इस तरह से वो कास्ट एक सॉलिडिफाई, वो अप कास्ट, तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपने एक रैंकिंग बना ली, और इस वजह से तो ये एक सिर्फ सोशल डिवीजन हमारी सोसाइटी में नहीं है, एक रैंकिंग है, ग्रेडेशन है, जिसकी वजह से वो पूरा सोसाइटी मेस्ड अप है। एक कंटिन्यूअस एक चलता आ रहा है, और इस वजह से हम एज अ क्लास, एज अ नेशन, जो नेशनहुड का कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उससे, और वो आगे नहीं बढ़ पाते। दलितों ने कोशिश की कि एक पॉलिटिकल शौबधन बन के हम इस देश में रहेंगे, लेकिन पिछले 75 साल में आप देखेंगे तो चाहे वो राजनीति हो या धर्म हो, धर्म ने बहुत बड़ा रोल अपनाया है दलितों को हिंदू फोल्ड में डालने का, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डिवाइडेड। वो एक अलग बहस है कि किस तरह से दलित एज ए नेशन नेगोशिएट किया था, लेकिन 75वें साल में कई दलित उस चीज़ से डिटैच हो गए। अब वो चाहे स्टेट प्रोपेगेंडा हो, यही इतिहास आपको ही नया लग रहा होगा जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, हालांकि ये सब चीज़ें सेंसस रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट है। डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स और स्पीचेस में आप उनके लेटर्स जो क्रिप्स मिशन के हैं, कैबिनेट मिशन के हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हैं, फ्रेंचाइज कमेटी के हैं, जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने डाले थे डिप्रेस क्लासेस के बनने पे, क्योंकि मैंने कहा पहले 10 पॉइंटर्स थे, बाद में घट के 2 हो गए, और 2 में से भी पूरी नॉर्थ इंडिया, जो बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब थी जो उस वक्त यूनाइटेड थी, उन सब ने एक ही क्राइटेरिया रखा था, वो था टच बाय पोल्यूशन, पोल्यूशन बाय टच। तो उन्होंने कहा कि आपने तो एकदम श्रिंक कर दिया, आपने तो पूरी क्राइटेरिया ही गायब कर दी, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखे। और आज के ज़माने में कौन टच वाला चीज़ करेगा? वो कहेगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से उनको नहीं दे रहा हूँ। आप समझ पाओगे थोड़ी, वो टच वाला टेस्ट करोगे कैसे? हाँ, हालांकि आज के समाज में भी आप वो टेस्ट देख सकते हैं कि जैसे एक बच्चे का राजस्थान में पीट पीट के मार दिया, वो फिजिकल अनटचेबिलिटी, और जो हमारे एग्जैक्टली जो घड़ा छूने के लिए, घड़ा छूने से वो कर दिया। छूने के लिए। तो एक तमिलनाडु में केस हुआ था, ह्यूमन फीसिस घोल दिए थे पानी में, क्योंकि तो उन्होंने वहाँ से पानी पिया दलितों ने। जी, तो वो फिजिकल अनटचेबिलिटी, नोशनल अनटचेबिलिटी जो आईपीएस अधिकारी के साथ होते हैं वो होते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सब रखा था कि ये कास्ट है, ये मेंटल डिफाइलमेंट, अनटचेबिलिटी है, और आप सिर्फ उसमें जा रहे हो बाहरी मैनिफेस्टेशन में, और आपने ऑलरेडी एक ही टेस्ट बना करके दलितों के नंबर कम कर दिए। तो आज के दलित जो भी कहते हैं कि भाई खेत में काम करने वाला और नाली साफ़ करने वाला, ये ऑलरेडी एक बहुत ही नैरोड डाउन नंबर ऑफ कास्ट है, क्योंकि वो लिस्ट 1935 से नहीं बदली है। 1990 में सिर्फ कुछ बुद्धिस्ट जो बने थे, जो दलित, उनको वापस इसमें शामिल किया गया। अदरवाइज़ वो लिस्ट में कोई न नया जुड़ा है, ना कोई पुराना उसको हटाया गया है। तो वही टेस्ट अपना करके वो उसमें एंट्री हुई थी उनकी। तो आज आप ये बहस कर रहे हो कि कोई ये कर रहा है, वो डाइवर्सिटी अनटचेबिलिटी वो थी, लेकिन वो एक बहुत ही नैरो डाउन, सब के सब अनटचेबल ही थे, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। और ये गवर्नमेंट दलितों की गवर्नमेंट नहीं थी, जिन भी प्रोविंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपीरियल गवर्नमेंट थी, लेकिन वो उन्होंने रिपोर्ट जो फेडरल सिस्टम था उसी से गए थे। तो वो सारे अपर कास्ट लोग वहाँ पे थे, तो उन्होंने ये लिस्ट भेजी थी कि हमारे यहाँ ये दलित हैं। तो वो बहुत ही, वो क्यों भेजेंगे ऐसे दलित को? वो तो आज नहीं चाहते कि आज नहीं कल ख़त्म हो जाए ये चीज़ें, कोई दलित ही ना रहे। हाँ, वो मतलब दलित ना रहे, अफर्मेटिव एक्शन किसी को ना मिले, बस उनकी मोनोपली रहे। तो उस वक्त भी वही हाल था, उन्होंने वो छेड़खानी करी, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं मिला था कि 2 टेस्ट करना है, हमने एक ही टेस्ट लिया। तो वो कहने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट अपनाए गए थे उनके आइडेंटिफिकेशन में, वही लिस्ट आज तक है। अगर आपने करना है तो उसको एक्सपेंशन करना है, ना कि उसको और नैरो करके कहने कि भाई हमारे अंदर ही कुछ लोग खा जा रहे हैं। इसके अंदर लेकिन ये जो रीसेंट जजमेंट है उसमें एसटी का भी इंक्लूजन है कि नहीं, या सिर्फ एससी के लिए है? क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो एससी के लिए हम बातें कर रहे हैं, ये भी एक क्लियर डिस्टिंक्शन बोलना बहुत ज़रूरी है। एसटी का जो मुद्दा है वो फिर वो एक अलग मुद्दा इसके अंदर आ जाता है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से मीडिया कवरेज भी हुई है, वो एसटी को तो समझिए एक हाइफिनेटेड ग्रुप ही मानते हैं लोग।
जब भी बोलते हैं वो ST वो SC बोलते हैं, जो भी हाँ, अपर कास्ट जो SC डिस्कोर्स भी ही चलता है, आप बोलते इस जजमेंट की छोड़ दें हम्म। तो कोई भी किसी दलित को भी एड्रेस कर रहा है तो वो कहेगा कि ये तो वो SC ST वाले है। हैं, हाँ, हाँ SC वाले किसी हैं। आदिवासी को भी कर रहा है, जबकि एकदम सेपरेट ग्रुप है, दोनों की हिस्टोरिकल नेगोशिएशन अलग है, दोनों के एथनोलॉजिकल सब चीज़ें अलग है। लेकिन वो यही होता है कि जब आप ऑप्रेस्ड हैं, आपका न्यूमेरिकल भी नंबर कम है, पॉलिटिकली भी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो कोई भी आपके लिए कुछ भी लिबरल तरीके से कह रहा है। यहाँ तक कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है उसको लोग ST/SC एक्ट बोलते हैं, SC/ST एक्ट तो कुछ है नहीं जो अच्छा, मैंने। उसका कोई हाँ, इस तरह का नाम नहीं कोई नाम नहीं है बोलते हैं जी, SC वो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है, लेकिन जो कि लोग पूरा कहते मीनिंग ही बदल देता है। मीनिंग ही इसका बदल मतलब देता कि है। बहुत कुछ एग्जैक्टली, प्रिविलेज देने के लिए प्रिविलेज बनाया देने गया के लिए है, बनाया गया है। जबकि वो उसका वो नाम कह है रहा है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एट्रॉसिटी, एक्ट, योर एट्रॉसिटी, प्रिवेंशन ऑफ योर एट्रॉसिटी एट्रोसिटी डन बाय यू। अगेंस्ट अस, या यस, सो यस, वो मुद्दा ही बदल देता है कि भाई आपने इसको अलग लॉ दे दिया, अरे हाँ, तुमने वायलेंस छोड़ दो, वो हाँ, लॉ खत्म हो जाएगी, तो नाम ही बदल दी उन्होंने। तो अब इस केस में मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर ये लागू ST के ऊपर भी, आदिवासी के भी ऊपर होता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने 3 दिन बहस सुनी, 3 दिन ही बहस हुई। आप एक संवैधानिक मुद्दे पे सिर्फ 3 दिन बहस, उसमें इतने बड़े मुद्दे पे 2.5 दिन बहस सिर्फ इसके ऊपर, सिर्फ फॉर में जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने करी। आधे दिन से भी कम दिन में सिर्फ एक पार्टी ने आगे किया है, बाकी छोटे छोटे 5-10 मिनट के लिए बहुत लोगों को दिया गया था, तो उसमें कोई भी आदिवासी का कहीं भी डिस्कोर्स नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से जजमेंट आया है, मुझे लगता है कि ये प्रिंसिपल वो अप्लाई कर देंगे। नहीं, ST के अंदर एक जो बहुत पॉपुलर आर्गुमेंट जो है, पॉपुलर एज इन जो नैरेटिव में जो बहुत पॉपुलर आर्गुमेंट है, वो ये वाला है कि जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर देखा जाए तो मीणा जो कम्युनिटी है, उनका रिप्रेजेंटेशन इन दी सिविल सर्विस एंड अदर जॉब्स is marginally very high as compared to the other castes of ST. So this is why there has also been some kind of protest in Rajasthan as well against by the ST groups against the Meena, because they think that they are very disproportionately represented, क्योंकि बाकी कम ग्रुप्स जो उसके अंदर ऐसे हैं जो कि जिनको अभी बेसिक एजुकेशन भी शायद मिली ना हो, तो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने की तो बात मतलब आई ही नहीं। तो ST वाले में ये एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनफैक्ट ये पॉपुलर आर्गुमेंट को इससे जोड़ के SC/ST से, जैसे आपने कहा कि दोनों जुड़ जाते हैं, तो वो लेके खूब सोशल मीडिया पे या फिर इन जनरल इस मुद्दे को काफ़ी एम्पलीफाई किया गया एक तरह से। देखिए, रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा अलग है, अब वो सब कैटेगराइजेशन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन जिनकी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो उनको मिलनी चाहिए, और वो जिस ग्रुप से आते हैं जो यूनिक, उनकी सबकी अलग हिस्ट्री है, वो ऐसे ही नहीं बन गई। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहस की कि आज उठे और कल किसी ने एक नाम दे दिया शेड्यूल कास्ट करके, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब का एक अपना ही अर्जुन मुंडा ने वो उसमें रहे थे नेगोशिएशन में, जैसे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर थे। सॉरी, मैं नाम जो आदिवासी लीडर हैं शायद मैं गलत ले रहा हूँ या मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसकी एक अलग पैरेलल नेगोशिएशन थी, और उन्होंने जो बिना जो शर्त रखी थी उस शर्त को रिकंसाइल करते हुए रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे को डील करना है कि कौन सिर्फ ये कह देना कि हमारी अंदर इन्होंने ये कर लिया है। तो उन्होंने तो एज अ पॉलिटिकल सॉवरेन उन्होंने भी सेपरेशन, वो आदिवासी तो हमसे भी अलग रूल हुए थे, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अलग थे उस वक्त। अंग्रेज़ों के शासन के अंदर भी उनको एक्सटीरियर ग्रुप्स या एक्सटीरियर ट्राइब्स मान करके कहा जाता है, और ट्राइब्स में भी अलग अलग हैं, क्रिमिनलाइज्ड ट्राइब्स हैं, हिंदूनाइज्ड ट्राइब्स हैं, हिल ट्राइब्स हैं। तो वो एक अलग बहस है, वो मैं उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। और जो प्रोविज़न है ऑलरेडी आपको लेजिस्लेटिव तरीका है, पार्लियामेंट का तरीका है, वो संविधान हक देता है कि अगर किसी भी समय प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जो है किसी भी कास्ट को निकाल सकता है। तो आज अगर आप इतना क्लियर हो कि कोई फॉरवर्ड हो गया है, चाहे वो महार हो, चमार हो, मीना हो, जो भी आपकी बहस है, निकाल दीजिए उनको। अगर आप इतना ही आप कन्विंस्ड हैं कि भाई आप मानने को तैयार नहीं है कि अनटचेबिलिटी जो है खाली आपने बैकवर्डनेस के ऊपर आधार बना लिया, जो कि कभी इसमें रहा नहीं, कोई पैरामीटर नहीं रहा दलितों के बनने में बैकवर्डनेस का, उसको आधार बना के आपने कर दिया। तो आप कह दें, आप जुडिशरी तो हमेशा कहती है जब उनके पास आरक्षण का मुद्दा आता है तो इन्होंने क्या पहले डेटा, मैं पुराने केसेस की बात कर रहा हूँ, उनका जनरल स्टैंडर्ड SOP क्या होता है, कहेंगे डेटा लेके आओ,
कि तुम रिप्रेजेंटेशन वाला डेटा लेके आओ, फिर वो लेके आओगे, फिर कहेंगे बैकवर्डनेस प्रूव करो, बैकवर्डनेस प्रूव करोगे तो फिर कहेंगे इफ़िशियंसी ऐसे अफेक्ट होगी कि नहीं, वो प्रूव करो। अब तीनों चीज़ प्रूव हो जाएगी तो कहेगी कि भाई ये तो ठीक बात है कि ये सब कुछ है आप में, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सरकारें करेंगी, ये हमारा डोमेन नहीं है, तो आप सरकार के पास चले जाओ। तो यहाँ पे तो आपने नहीं कहा, आप कन्विंस थे कि भाई अमीर ये कुछ लोग फॉरवर्ड हो गए, तो आप यही कह देते कि जाके पार्लियामेंट में कह दीजिए कि कुछ कास्ट को निकाल दिया जाए। जो 30-40 साल 50 साल जो नेगोशिएशन चली थी, उसको 3 दिन की बहस में आपका अधिकार ही नहीं था संविधान को चेंज करने का। आप कहते पार्लियामेंट से वही चीज़ सब कैटेगराइज ही करना है, तो मैं कहता हूँ कि उसको लेजिस्लेटिव तरीके से करे। और क्या दिक्कत थी, आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, तेलंगाना कांग्रेस, डीएमके, सब एक तरफ थी, लाइक सपोर्ट में थी, किसी ने सब कैटेगराइजेशन के सपोर्ट में थी। तो मेजॉरिटी बिल पास होने का भी प्रॉब्लम नहीं था। आप संविधान में सारे लोग बहस कर देते, जो बहस जुडिशरी में कर रहे थे, वकीलों को बड़े बड़े अपकास्ट वकीलों को लगा करके, बड़े बड़े जो लीगल थ्योरीज को लगा करके कि डीमिंग फिक्शन है, ये है, वो है, वही चीज़ वो बहस आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के सामने बहस कर रहे हैं। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, आप सारी पार्टी एक साथ थी, 3/4 मेजॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक भी पार्टी नहीं थी, केंद्र सरकार उनके साथ थी। पहली बार तुषार मेहता ने खुद कहा कि भाई मैं इधर बैठा हूँ, मगर ये मत समझिए कि मैं खिलाफ में हूँ इनके, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या और स्टेट के खिलाफ में, मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे सीट इधर नहीं मिली है। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया बहस के दौरान, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मैं अलग बैठा हूँ, ये सिर्फ सीट की वजह से बैठा हूँ। तो ये इस तरह से बहस चली। तो मैं कहता हूँ कि लेजिस्लेटिव संविधान भी आपको अधिकार देता है कि किसी को आपको निकालना है, किसी समय निकाल दीजिए। सारी पार्टियाँ एक साथ, क्या दिक्कत है, जाके बहस करो। आप क्यों डरते हो? आप डरते इसलिए हो क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। जब ये सवाल सांसद जाएगा तो 4-5 लोग लॉ फर्म के वकील वहाँ बहस नहीं करेंगे, वहाँ जनता के चुने हुए लीडर्स बहस करेंगे और उनको अच्छी तरह पता है, उनकी वो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उनकी मेमोरी में है कि 1911 से लेकर 1947 तक क्या हुआ था, और वो इतिहास को वहाँ बहस करना पड़ेगा। तो वो बहस होने के बाद अगर नहीं, अब ये नेक्स्ट क्या पार्लियामेंट में जाएगा? अब ये तो अभी तो दोनों ही जो मेन पार्टी हैं, जो कांग्रेस हैं, बीजेपी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं आया तो जब तक अब ये होना चाहिए था, मेरा स्टैंड पर्सनल है ये कि अगर आपने करना था, सारी पार्टियां एक थी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो जो संवैधानिक तरीके से आपको करना है उसको रिकनसाइल करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन का जो मुद्दा है विद इन द ग्रुप, उसको विदाउट चेंजिंग द डेफिनेशन। अभी क्या हुआ, आपने डेफिनेशन चेंज कर दिया। आपने अभी कहा कि जो दलित आए वो बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस ही ओरिजिनेटर ऑफ SC ST OBC है। आप OBC की बात कर सकते हैं बैकवर्डनेस में, लेकिन बैकवर्डनेस इज़ नॉट ओरिजिन ऑफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सारी जो कैटेगरीज हैं उनका अपना इतिहास है, अपना एक ग्रुपिंग की यूनिकनेस है। हाँ, यूनिकनेस है। तो SC अलग है, ST अलग है और OBC अलग है, जो कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे बिल्ट है, नॉट ऑन दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी टू बी वेरी, एंड आदिवासी आर ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन। तो वो सबको एक साथ मिक्स करके बैकवर्डनेस के अंदर, ये तो आपकी कास्ट बायस है कि आप सबको ऐसा गरीब समझ के सोच रहे हो कि नहीं ये सब बैकवर्ड थे इसलिए किसी को उसमें डाल दिया, किसी को उसमें। ऐसा थोड़ी ना हुआ, एक बहुत लंबा इतिहास चला। आप बैकवर्डनेस के कॉन्सेप्ट को समझे कहाँ से आया। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस हो रही थी, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो पहले इलेक्ट्रेट थे, भारतीय पॉपुलेशन थी, वो हिंदू थी, मुसलमान थी, सिख थी, क्रिश्चियन थी, डिप्रेस क्लासेस थी। 1935 में डिप्रेस क्लासेस बन गई, उनका अपना एक वजूद आ गया, अपनी उनको इलेक्ट्रेट मिल गई। हालांकि जॉइंट इलेक्ट्रेट वो कभी हम पूना पैक्ट पे बहस करेंगे, लेकिन एक पहचान मिल गई कि ये एक सेपरेट एलिमेंट है इन इंडियन लाइफ है। तो वो उन जब 47 में पाकिस्तान बन गया तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ को मिल रहे थे, ये सबको, चाहे मुसलमान हो, सिख हो। तो उसके बाद बहस हुई कि भाई इसको रखना है कि नहीं रखना है, और हम आगे संविधान कैसे बोले। तो पहली बहस में सबकी जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन थी 1946 में, वो रखी गई। लेकिन 3-4 महीने के बाद बहस बदल गई, पार्टीशन के कैजुअलिटी हुई,
और उसमें पटेल ने फिर डिसाइड किया कि ये इनको मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, ये सबको हटा दिया जाए। लेकिन डिप्रेस क्लासेस की अलग नेगोशिएशन थी, उनकी नेगोशिएशन इस बिना पे नहीं थी और उनको कुछ मिला भी नहीं था, उनको टेरिटोरियल सेपरेशन उन्होंने मांगा भी नहीं था। उनकी तो अलग बहस थी कि हम कर ही नहीं पाएंगे अगर आपने हटा दिया तो, क्योंकि ये लोग हमको बचने ही नहीं देंगे। तो उस चीज़ को रिकंसाइल करने के लिए उन्होंने कहा कि ये एससी और जो आदिवासियों का भी अपना एक इतिहास अलग है, तो वो रहेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो रहेगा। और वहाँ से फिर बैकवर्डनेस पे बहस हुई। जब बहस हो रही थी बैकवर्डनेस से, तो बहुत सारे लेजिस्लेटर ने उस वक्त कहा कि आप सीधा सीधा आपने ये बैकवर्ड शब्द क्यों यूज़ किया है। जो हमारे संविधान में जो अफर्मेटिव एक्शन को देता है आर्टिकल, वो कहता है कि गवर्नमेंट वो दे कैन डू इट फॉर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया करके। तो इन्होंने कहा बैकवर्ड की शब्द ये नया कहाँ से आ गया। आप सीधा सीधा कहो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहो, ताकि ये क्लियर है, क्योंकि बाकियों का तो ख़त्म हो गया और ये दोनों बचे हैं, तो इनका सीधा नाम क्यों नहीं लिख रहे। तो वो कई लेजिस्लेटर ने कहा। फिर कई लोग ने ये भी कहा कि नहीं, बैकवर्ड शब्द का यूज़ मद्रास प्रेसिडेंसी में होता आ रहा है और इसको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड बोलते हैं, तो आपको नॉर्थ इंडियंस को नहीं पता है, लेकिन ये हम करेंगे। तो इन्होंने कहा, जो इधर के लोग थे या बाकी और भी दलित कई जगह के थे लेजिस्लेटर, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इसको डिफ़ाइन करने में क्या दिक्कत है, शेड्यूल कास्ट एंड अदर, वो आप जो भी आपके सोशल एजुकेशनली कर रहे हैं वो करके यूनिकनेस, ताकि फ्यूचर में उनको ये पता था कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी। हुकुम सिंह ने ये कहा था कि ये आप बैकवर्ड लिख दोगे तो कहीं कल को एससी को ही ना निकाल दे, और ये एससीज़ में इन एप्रीहेंसन है, और माइनॉरिटी भी घबराए हुए हैं कि कहीं उनको क्या होगा, क्योंकि उनका ख़त्म कर दिया गया तो उनको तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड नहीं रहेगी, तो उनको कैसे रिकंसाइल करोगे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बैकवर्ड क्लास को आप डिफ़ाइन करें। ये तो पहले हमने कभी सुना नहीं, पहले के संविधान में कभी रहा नहीं। उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी, उसके पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से पहले मॉडलमेंटो थी, तो ये शब्द थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि डिफ़ाइन करो। तो बात थी कि बैकवर्ड जो शब्द था, जो अफर्मेटिव एक्शन का जो बेनिफिट था, उसको एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने कहा कि बैकवर्ड रहेगा तो सबको मिलेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और बाद में ओबीसी जब 90 में फाइनली बनी सेकंड कमीशन के बाद, तो उसमें जो नॉन हिंदू दूसरे धर्म के भी जो बैकवर्ड क्लास थी, क्योंकि वो क्लास थी, वो कास्ट या कोई एथनिक ग्रुप जैसी चीज़ नहीं थी, तो उसमें जो नॉन हिंदू थे उनको भी इंक्लूड किया। जो प्रॉब्लम उस वक्त माइनॉरिटीज़ ने आज़ादी के बाद उठाई थी कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन बाकी भी माइनॉरिटीज़ हैं इस देश में, हम कैसे रहेंगे। तो उसके लिए फिर आप देखें कि ओबीसी में नॉन हिंदू को भी रख करके अफर्मेटिव एक्शन का फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में दिया गया। वैसे ही तो बैकवर्ड क्लास ओरिजिनेटर नहीं थी, वो बेनिफिट को एक्सपैंड करने के लिए जो ये क्लियर डिफाइंड एंटिटी एलिमेंट थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये क्लियर इंटेंशन था कि इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन देना है। अब उसके अंदर आप कोई इंसिजन करने जा रहे हैं या बाद में कहेंगे कि यही अलग है, वो अलग विद इन अपने अंदर अलग है, वो तो कहा ही गया था, लेकिन होमोजिनिटी वो उनकी एथनिसिटी में नहीं थी, होमोजिनिटी उनके अंदर नहीं थी, वो होमोजिनिटी अपर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन में थी। उस होमोजिनिटी की बात की गई थी। जो मेंटल डिफाइलमेंट है वो सब में होमोजनस है, चाहे वो उनके खिलाफ हो, वो एग्रीकल्चर लेबर का हो या सैनिटेशन वर्कर का हो या टॉडी टैपर्स का हो या आप जिसकी भी बात कर लें मोची हो, तो वो डिफाइलमेंट सबके खिलाफ एक ही है, वो होमोजिनस है। वो अगर क्या आप किसी अपर कास्ट से पूछा जाए कि क्या आपकी नज़र में, क्या आप अपने घर की शादियां एक मोची के घर में या एक सैनिटेशन वर्कर या एक कास्ट सेंसस करवा ले, एक सर्वे ही करवा ले, कहीं ना कहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे फॉरवर्ड बोल रहे हो, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तो अनटचेबिलिटी से आई, तो अनटचेबिलिटी गई कि नहीं यही पूछ लो। तो ये होमोजिनिटी उनके मेंटल डिफाइलमेंट की बात की गई थी, होमोजिनिटी इन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, होमोजिनिटी विद इन शेड्यूल कास्ट की बात नहीं की गई थी। और रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है तो उसको कई तरीके से आर्टिकल 46 में भी, जैसे मैंने कहा कि कहीं से भी कोई भी क्लास बना करके आपको अफर्मेटिव ही एक्शन देना है, रिप्रेजेंटेशन ही देना है, दीजिए, कोई नहीं रोक रहा।
आप इतने बड़े हितैषी हैं तो कर दें। आप ये क्यों करें कि दूसरा दलित तुम्हारा दुश्मन है? आप ये क्यों नहीं करें कि भाई आपका खुद का जो कास्ट सेंसस एक करवा लो। अगर पता चल जाता है कि हाँ भाई, अगर वैसी बात थी तो जो बैकलॉग आज के डेट में पीआईबी का प्रेस रिलीज देखें 92,000 बैकलॉग्स हैं, उसमें 30,000 एससीज हैं। तो ये कहाँ गए वो जमात, वो महार जिन्होंने ये वैकेंसी अभी तक फिल नहीं करी? आपका आर्गुमेंट यही है ना कि भाई वो सारे खा जा रहे हैं। तो जब खा जा रहे हैं तो बैकलॉग कहाँ से आ गया? अब 10 मिनिस्ट्री के अंदर सरकार ने खुद कहा था कि हमारे 10 मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर इतनी 90,000 के आसपास बैकलॉग है। तो ये बैकलॉग क्यों नहीं भर जाते? अगर इतना ही फॉरवर्ड हो गया है गवई साहब के अनुसार, तो ये वो आईपीएस आईएएस अधिकारी दलित कहाँ चले गए जो ये नौकरियाँ नहीं खा रहे? ये बैठा हुआ क्यों है? और इनफैक्ट आईएएस भी जो है वो कोई अच्छी पोजीशन पे कभी नहीं मिलती उनको जी। उनमें भी लोगों को लगता है आईएएस या फिर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में सारी पोजीशंस अच्छी होती हैं जी। बहुत ही लो लेवल की जो पोजीशंस वो तो आप होती हैं सेक्रेटरी का वाली। डेटा है। जब 2015 में पर्सनल डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी का डेटा रखा जिसमें रिजर्वेशन उनको फॉलो नहीं करना होता है, सबसे टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी जो पोस्ट है उसमें 70 सेक्रेटरीज़ में 3 ही SC/ST थे, OBC भी नहीं था उसमें। तो जब आपको मौका मिला कि आप बिना रिजर्वेशन के हायर कर सकते हैं तो आपने 99% हायर कर लिया अपर कास्ट को। तो ये नहीं दिखाता कि सिस्टम में मोनोपोली अभी बनी हुई है। आज अगर आप इनके अंदर ये करके कहोगे कि भाई वो खा जा रहा है उसको भी हटा दोगे, तो आप तो अभी ही करते हो कि नॉन सूटेबल सीट ही हमको ऐसे लोग ही नहीं मिले। तो क्या मायावती ने जो मुद्दा उठाया, क्या ये सही नहीं है कि ये भी एक तरीका है कि भाई आप पूरी सीट ही खाली करके छोड़ना चाहते हैं? आपको रिप्रेजेंटेशन देना है दीजिए, लेकिन ये तो आपने टेक्निक अपना ली कि भाई नॉन सूटेबल कैंडिडेट है, या फिर आपको जब भी मौका मिलता है रिजर्वेशन नहीं वो करने का, फॉलो करने का, तो आप 99% डाल देते हो। जितने भी प्रमोशन के बिना वैकेंसीज फिल होती है उनके नंबर्स आप निकलवा लें, चाहे वो एकेडमिया में हो, जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आपको सारे 90% अपर कास्ट मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? आप इतने अच्छे बन गए, हमारा समाज इतना इंक्लूसिव बन गया, हमारी स्टेट इतनी इंक्लूसिव बन गई, तो वहाँ पे आपको क्यों नहीं दिखता? सिर्फ मीडिया में जी बिल्कुल, मीडिया की बात कर ले। मीडिया में तो अब ये तो कोइंसिडेंस है क्या? बड़े बड़े जो इवन जो ऑल्टरनेटिव मीडियाज़ भी हैं हमारे देश के जो कि गोदी मीडिया से डिफरेंट है, उनकी भी लिस्ट निकालें तो बिल्कुल ये कोइंसिडेंस है कि सारी अपर कास्ट है? अब तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो मीडिया में काम, अब तो डेटा है हमारे सामने। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने रखा कि जितनी 90% डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है वो सारे अपर कास्ट है 90%। तो वो बहस कहाँ से आएगी? आप दलित को भी हायर करोगे तो एंट्री लेवल पे लगा दोगे, जो सरकार करती है आप भी वही कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग में नहीं डाल रहे हैं। तो कितने पहले तो दलित हैं ही नहीं। और अभी मैं लंदन से होकर आया एक फेलोशिप पे, तो वहाँ पे BBC के बहुत पुराने जर्नलिस्ट जो इंडिया में भी उन्होंने काम किया, तो जब वो 90s में यहाँ थे, 2000 में यहाँ थे, तो उन्होंने भी जब उनको समझ आया, काफ़ी समय उन्होंने यहाँ गुजारा, ये चिवनिंग फेलोशिप की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि उस वक्त तो कोई था ही नहीं। हम तो दलित आदिवासी 2000 की बात मैं कर रहा हूँ, आज़ादी के ऑलरेडी 50 साल बाद, कि कोई दलित आदिवासी हमें दिखता ही नहीं था। एक पाकिस्तान के थे BBC वर्ल्ड सर्विस से, क्योंकि ये साउथ एशिया फेलोशिप थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी थे। तो जो पाकिस्तान वर्ल्ड सर्विस में जो मुसलमान काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी इंडियन कॉलीग थे सारे के सारे ब्राह्मण थे। तो उनको क्या फ़ायदा इस बात को बोलने का? और वो एक क्लोज, कोई भारत सरकार की कोई बहस नहीं थी जिसमें वो भारत को बदनाम, जैसे आज के अपकास्ट करने लग जाते हैं कि भाई हमें बदनाम करने के लिए क्या रहा है। वो तो क्लोज, वो जो उन्होंने देखा, सब अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे कि भाई इंडियन आपके यहाँ जितने हैं वो कौन है, तो खुद ब खुद पता चल जाती है। तो अब ये डेलिब्रेट है क्या है, ये आपके माइंडसेट से आता है कि आप या तो उसको चैरिटी करके ट्रीट कर रहे हो। मैंने विदेशों में कि अफर्मेटिव एक्शन वाले को बहुत मेहनत करने वाला माना जाता है, जिसकी भी अपॉइंटमेंट अफर्मेटिव एक्शन के ज़रिए होती है, वो लोग चाहते हैं कि उनसे काम कराएं, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस को बहुत यूनिक मानते हैं। और बाहर की संस्थाओं में वो ढूंढते हैं कि हमें वो एक्सपीरियंस मिले जो बाकियों के साथ क्वालिफ़िकेशन, जो आपकी स्किल सेट है वो सेम है, लेकिन जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो अगर यूनिक और किसी और से मिल रही है तो पहले उसको प्रेफर करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं। उसको ये नहीं कहते कि भाई हमने एहसान कर दिया आपके ऊपर और आप तो इस लायक थे नहीं, लेकिन हमारा एहसान मानो कि आप यहाँ हो। वहाँ पूरी डाइवर्सिटी, एक भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे डाइवर्सिटी का एक
डिपार्टमेंट अंदर में नहीं हो। हमारे यहाँ जैसे अब फेमिनिज़म के ऊपर बनने लगी क्योंकि मूवमेंट हुई, लेकिन आज भी कास्ट के कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं कास्ट डाइवर्सिटी को लेकर के। डाइवर्सिटी कास्ट मत बोलो, डाइवर्सिटी बोल दो। हाँ, तो लेकिन वहाँ है संस्थानों में डाइवर्सिटी इसलिए नहीं रखते कि हमें किसी के ऊपर एहसान करना है, वो इसलिए रखते कि कोई भी या हमारी संस्था अच्छी बनी रहे। डाइवर्सिटी आपको आपके संस्थान को अच्छा बनाती है, इकोनॉमिकली ज़्यादा बेहतर बनाती है। हमारे यहाँ सिस्टम ही उल्टा है क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि अगर डाइवर्सिटी करोगे तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, वो जुडिशरी तक बात पहुँच जाती है कि इकोनॉमिक अनसूटेबल कैंडिडेट्स आएंगे एक तरह से। हाँ, आपकी इफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। वो उल्टा मानते हैं कि अगर मैंने इनको रखा तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वो अपने एप्लीकेशन में अब भी लिखते हैं कि जो अगर आप मार्जिनलाइज्ड हैं सोशियो इकोनॉमिकली या फिर रेस वाइज माइनॉरिटी हैं या किसी और तरह की माइनॉरिटी हैं तो आप उसको मेंशन करें, हम आपको प्रेफरेंस देंगे। तो वो इसलिए नहीं प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो घाटा सहना चाहते हैं, वो चैरिटी करना चाहते हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा है, उनको लाभ है। और ये डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ, जब एक सभ्य समाज एक ऐसे समाज का हिस्सा हो जहाँ पे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी उसको तवज्जो दी जाती हो, ऐसा नहीं कि आप एक ख़ास क्लास ही कहे कि जो डिसाइड करेंगे हम ही करेंगे और सभ्यता और संस्कृति के नाम पे आप एक ऐसा सिस्टम को अपना के बैठे हैं जो इनइक्वालिटी को सस्टेन कर रहा है, उसको बरसों से प्रिजर्व कर रहा है। और पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को ऐसा माना जाता है कि हमने आप पे एहसान कर दिया या चैरिटी दे दी, इसको एज अ राइट की तरह नहीं देखा जाता। और वो चीज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट के अंदर ही है, वो धीरे धीरे इतना ज़बरदस्त प्रोपोगेंडा होता है कि खुद दलित ये मानने लग जाते हैं कि उन्हें ये एक चैरिटी मिली है और वो डरते हैं उस चीज़ से कि रिजर्वेशन नहीं दिखाना। एक बार बन जाते तो कहते नहीं कि हम रिजर्वेशन है नहीं, और थोड़े से भी वो जो कुछ अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं फिर तो वो मानते ही नहीं, ना अपने लोग की मदद करते हैं, ना मदद करते हैं, ना खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। वो हमारे जज के भी जो एग्जाम्पल है उनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जिन्होंने ये जजमेंट तो अपनी फैमिलीज में देखते हैं। हाँ। किसी पॉइंट वैसे ही है जैसे फॉर्मेशन ऑफ कास्ट पहले होता था, रैंकिंग बढ़ा लेते थे, अब वो पहले तो खामोश हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी कॉलोनीज़ में रहते बोलना बंद कर देते हैं कि वो ये हैं। जिस दिन कभी किसी बेटी ने लव मैरिज अपर कास्ट लड़के से कर ली, फिर वो अपने आप को अपर कास्ट आइडेंटिफाई करने लगते हैं, फिर पूरी लाइफ बेसिकली सब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी ऑब्वियसली द टॉप क्लास जो है। और वो क्षत्रिय हुड का भी एक अलग ही नशा बहुत सारी जातियों में, ओबीसी जातियों में, कि वो क्षत्रिय प्रूव करना चाहते हैं। यादव हैं, जाट हैं, सब गुजर, वॉरियर क्लास हैं, फिर अपनी माइथोलॉजी उन्होंने नहीं बना ली कि उनके सिंबल नहीं बना लिए। ये तो टाइम टेस्टेड हज़ारों साल पुराना तरीका है जो कि नए फॉर्म में होता है, नए फॉर्म में हो रहा है। तो ये सारा इनफैक्ट जो भी प्रेजेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के नए वो है ना, जैसे रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। बिल्कुल तो उन्हीं की नई चीज़ें आ रही है। जैसे आपने पूरा रिजर्वेशन वाला जो कंटेम्प्रेरी चीज़ देखी, वो तो हिस्टोरिकली है, चलता है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती कि एक पॉइंट पे तो फिर भी चलो ये समझ में आता है, बट ओवर द ईयर जो दलित चेतना भी है, इनके हमारा राजनीतिक एक तरह से जो भूमिका भी रही है, बार्गेनिंग पावर जो है वो भी थोड़ी बहुत बड़ी है, बट फिर भी हम हमेशा बैक टू ज़ीरो क्यों आ जाते हैं? ये देखें, इसी को लेकर के शुरुआत जब करी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो एक पॉलिटिकल क्लास बनाने की शुरू की और एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब तक आप अलग रहेंगे, दलित उस वक्त भी अलग थे, गांधी जी खुद चला रहे थे, मैं मोहनदास गांधी कहना पसंद करूँगा। मोहनदास गांधी जो थे हरिजन सेवक संघ चलाते थे और वो उसमें वो उनके दलित थे जो कहते थे कि हमें अलग से सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमारा जो देखभाल है वो गुडविल ऑफ सोसाइटी, जो उनकी गांधी की चेतना में एक अलग सर्वोदय कुछ ऐसी सोसाइटी की कल्पना थी कि जहाँ पे जो समर्थ हैं वो टेक केयर करेंगे, हम राइट्स नहीं देंगे, हमारे पे विश्वास करो, हम तुम्हारा देखभाल करेंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो कई दलित उस वक्त वो भी मानते थे। तो एक बहुत ही पॉलिटिकल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लीडर हुए जिन्होंने थियोरेटिकली प्रैक्टिकली उस चीज़ को, एक समाज को एक कॉन्फिडेंस दिया और उनकी कहानी बताई कि आप गिरे हुए नहीं हो, ये डिसेबिलिटी आपकी नहीं है, वो किसी और की है, आप अपने आप में एक नेशन हो और आपको बस एक ही काम करना है, आपको जुड़े रहना है।
हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि किस तरह से हम हमारे समाज में कई लोगों ने सोच जो हमारे लोग हैं वो बट गए हैं, या वो इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रोपेगेंडा की वजह से वो धर्म ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया कि वो कंफ्यूज हो गए कि अगर हम हिंदू नहीं हैं तो कैसे हिंदू नहीं हैं। और उन्हें कभी बताया नहीं गया कि आप कास्ट हिंदू का हिस्सा नहीं है, आपके भगवान सेम है लेकिन आप उस सोसाइटी का ही नहीं आप नहीं आते हैं। जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने जी बुद्धिज्म में एक बिल्कुल ऑल्टरनेटिव दिया, जिसके ऑल्टरनेट बारे में हमने हाँ बहुत डिस्कशन किया था लास्ट पॉडकास्ट बिल्कुल। पे। उन्होंने ये भी कहा था कि आप रिलीजन आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप 3 टेस्ट कर लें। रिलीजन वही अपनाए जो 3 टेस्ट पे खरा उतरती है, वो है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और क्या कहते हैं उसे, इक्वालिटी। अगर ये 3 चीज़ें कोई भी धर्म आपको देता है आप मान लो। बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि बुद्धिज़्म में ही ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को भी मना नहीं किया कि जब भी रिलीजन को आप टेस्ट करो। तो इस वजह से हमारे लोग या कोई भी बाकी भी जो समाज है वो इधर उधर है, उनको इतिहास नहीं पता या अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। और एक कोशिश हुई थी प्री कॉलोनियल एरिया में, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाने की कोशिश की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसको एक पॉलिटिकल क्लास दिया। कांशीराम ने बाद में कहा कि हमारे पास जो 3 उन्होंने दिए थे, दिमाग, हुनर और पैसा, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिमाग तैयार कर लिया था, हुनर तैयार कर लिया था, पैसे की ज़रूरत थी। जो उनके कामों की वजह से जो शेड्यूल कास्ट अफसर सरकारी बनने लग गए, तो वो पैसा क्रिएट हुआ उनके स्ट्रगल की वजह से। अब उनको एक जगह लाना था तो कांशीराम ने उसको जनरेटर बनाया, दिमाग, हुनर, पैसा को। उस तरह से अब ये सब क्लासिफिकेशन आ गया है, तो वो आप इसमें जो एक मॉडल था दिमाग, हुनर, पैसा को जनरेटर बना करके पॉलिटिकल क्लास को वो भी एक तरीके से आप कहें कि वो पैसा हटा ले तो दिमाग, हुनर काम नहीं करेगा। आप कहाँ ले जाओगे? क्या उसके लिए पैसा तो वो कहते थे ज़रूरी है ही है। उन्होंने पैसे का और भी सोर्स बताए थे किस तरह। तो ये पहले कोशिश हुई, फिर कांसीराम ने कोशिश इकट्ठा करने की। तो जब तक दलित, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार 1942 से 44 के भाषण में कहा था कि मैंने अपनी राजनीति इस चीज़ से शुरू की कि दलित एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है और आपका अपना प्लेटफॉर्म है, एक सेपरेट क्लास है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें तो सताया गया है लेकिन हम अलग कौम हैं और हमको आप अपना लॉयल्टी एक पार्टी को दें। आप कांग्रेस कुछ बोलेगी, आपके ही लोग को खड़ा करके कहेगी कि उस वक्त कांग्रेस ही थी, आरएसएस, बीजेपी इस बात से ना खुश हो जाए कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बीजेपी उन्हीं से निकली है मिलिटेंट अंदर। हाँ, तो वो हमेशा सेपरेट इलेक्ट्रेट में क्या होता था, जो गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया तो उसमें वो हमारे लोग को खड़ा, जब डबल इलेक्शन की बात हुई जॉइंट इलेक्ट्रेट में, तो वो उनके द्वारा खड़ा किया हुई दलित आज भी उनके द्वारा खड़े हुए कई दलित फील्ड में, जो भी दलित फील्ड में इनफैक्ट उनके ही हिमायती हैं। हमारे मुद्दे पे बोलते नहीं हैं, चाहे वो अब नाम क्या लें, लेकिन जितने भी दलित फेसेस हैं, चाहे वो क्षेत्रीय फेस हो या नेशनल फेस हो, वो सब उन्हीं की या तो बीजेपी या कांग्रेस से हैं। इंडिपेंडेंट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो है भी, जो थे, जिनको बनाया भी गया था, वो अब खुल के वो बहुजन से सर्वजन हो गए। तो वो उन्हें भी डर सताने लग गया कि भाई अपर कास्ट के हितों की सुरक्षा कैसे की जाए। तो अभी बहुत मुश्किल है, अभी शायद एक इंडिविजुअल क्वेस्ट होगा हर बट दलित अपर कास्ट का जो वोटिंग शेयर है पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वो तो दलितों से कम है, काफ़ी ज़्यादा वो कम है, लेकिन वो इन ब्लॉक है। अगर आप CSTS का जो डेटा है पोस्ट पोल सर्वे का वो देखेंगे तो जो असली वोट बैंक है वो अपर कास्ट है, जिन्होंने 80 से 90% मिल करके बीजेपी के, आज से नहीं 1952 से लेके आज तक, उनको भाजपा को सपोर्ट किया है। तो दलित की जो वोट डेमोग्राफी कितनी है उससे मैटर नहीं करती। जब आप एक हो ही नहीं तो आपकी डेमोग्राफी का क्या मतलब है। एज अ इन ब्लॉक जो सेपरेट फोर्स दे वोट, बिल्कुल दलित में बटे हुए हैं वोट्स, तो बिल्कुल ओके। आपको कह दिया कोई कि कोई हिंदुत्व दलित है, कोई बहुजन दलित है, कोई कांग्रेसी दलित है, कोई समाजवादी दलित है, कोई बसपा वाला दलित हाँ है, वही बहुजन दलित वो हो गया। तो आप एक नहीं है तो आपके वोट का क्या मतलब है। इसमें भी CSDS का जो पोस्ट पोल डेटा है इंडिया अलायंस के फेवर में क्यों वो टिल्ट हुआ, क्योंकि दलित वोट कुछ कांग्रेस इंडिया अलायंस को गए और अपर OBC क्लास को गए। तो वो उस लेवल पे या तो कोई राजनीतिक संघर्ष हो, कोई बताने वाला हो। एजुकेशन से तो नहीं मिलता। आप दलित, हम दलित, कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई हमारी चीज़ किसने नेगोशिएट करी, हमको वोट डालने का अधिकार क्यों मिला, हमने स्कूल में तो नहीं पढ़ा
ये तो हमारी पर्सनल क्वेस्ट थी जो हम खुद से ढूंढते चले ये गए। पूरी हिस्ट्री कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी एग्जैक्टली आपको कि हाँ, ऐसी कैटेगरी कैसे फॉर्म हुई। कैसे फॉर्म, हमको वोट डालने का अधिकार नहीं था, हम्म, हमको पानी पीने का पब्लिक गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ा था कि आप पब्लिक वेल से पानी पी सकते हैं। गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ा था कि आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ा था कि आप स्कूलों में इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। तो ये कहाँ इतिहास है ना, उस कानून ये एक्ट पास करना पड़ा था कि टेम्पल एंट्री दलितों की करवाई जाएगी। तो ये तो आप तो टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप मंदिर भी जा रहे हैं, आप स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। तो अगर एक डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते या वो संघर्ष नहीं होता तो आपको तो पानी भी नहीं पीने दे सकते थे। शादी ब्याह की तो बात अब दूर की बात है, शादी क्यों करना चाहोगे, वो तो बात, उससे आपको वायलेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई आपको सिविक, जो बेसिक सिविक राइट थे, पानी पीने का, रोड पे चलने का, कहीं चुनाव में वोट डालने का, वही नहीं थे तो आप क्या थे, आप एनिमल जैसे थे। और ये बहुत पुरानी हिस्ट्री थोड़ी ना, 70 साल पहले की बात है, 100 साल समझ लो, 1930 से पहले। हाँ, तो 100 साल पहले ही आपके अधिकार थे। तो ये दलितों को या तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेट करें, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है, जो स्टेट है वो पढ़ा नहीं रही है। अब एक अच्छी बात हुई थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी चीज़ लिख दी। और जब मैंने कहा लंदन में गया, वहाँ इंडिया ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक इंडिया ऑफिस है, वहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये तब हुआ क्योंकि हमने अंग्रेज़ी सीखा, हमने पढ़ना शुरू किया। लेकिन अब किस तरह से ये समाज वापस उन चीज़ों को समझेगा और उसके एक आर्टिकुलेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बस बदला है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया इसलिए चीज़ें भूल गए। आपको उस डिस्क्रिमिनेशन के आर्टिकुलेशन नहीं है, वो इवॉल्व हुआ है। जैसे जिस मेंटल डिफाइलमेंट की बात हम कर रहे थे, आज संस्थान में क्यों नहीं लोग मिलते, वो मेंटल डिफाइलमेंट नहीं है कि वो मीडिया में ही वो लोग क्यों नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे डेलिबरेट है या क्या है, तो मैं नहीं समझता कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 200 मिलियन की पॉपुलेशन अपने आप नहीं कभी अप्लाई करती होगी मीडिया में। हाँ। या फिर आप जुडिशरी में कहें कि भाई 200 मिलियन के लोग कभी लॉ की पढ़ाई नहीं करते, वो तो हमारे खुद लीडर वकील थे। तो ऐसा कैसे हो गया कि वहाँ पे हमारे लोग जज बनना। अब आपके आपने जब राइट्स नहीं दिया, आपने सिर्फ ऑन गुडविल कहा कि हम बना देंगे, तो आपको गवाही जैसे जज मिलेंगे जो आपके साथ वो करते हैं। तो वही तो वो समरसता का सिद्धांत है। एक अगर होगा, हाँ, कम्युनिटी नहीं होगी, सिर्फ एक होगा तो एक उसको होगा। अपने हिसाब से चलाया जा वो सकता है। हरिजन सेवक संघ भी कर रही थी और उसकी वजह से ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वोट कट जाते थे बार। डॉक्टर अम्बेडकर जितनी भी कैपेसिटी में कर सकते थे अपनी प्रचार वो करते थे। इनके पास, इन्होंने तो कहा था, ना हमारा कोई प्रेस है ना कोई पैसा है, तो आपको कैसे फैलाना है, कैसे लोगों को समझाना है, आप जाने। जो प्रेस है वो कह रही है कि आपका कैंडिडेट कांग्रेस हरिजन सेवक संघ वाला है, तो वो वोट तब भी काट रहे थे। जब उस कैपेसिटी में उन्होंने उतना खड़ा करके चीज़ें कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि अनडूएबल है। सिर्फ बात है कि जो जो पढ़े लिखे या जो जिनको प्रिविलेज, थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रिविलेज मिल गई है, वो जैसे कांशीराम ने कहा था कि जो उन संघर्षों का फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ गए हैं, अगर वो नहीं करते तो वो परजीवी हैं, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसे, पैरासाइट हैं समाज का। और आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी कैपेसिटी में, चाहे एजुकेशनल मदद करें, पॉलिटिकल मदद करें, सोशल इकोनॉमिक, आप उसको बना के रखें। वरना आपका वो समाज नहीं है जो अपने आप इनहेरिटेड चीज़ें लेके आया। आज आप करना बंद कर दोगे, हो सकता है अभी तो उनके पास हमारे पास मतलब सफरिंग की भी एक आर्टिकुलेशन नहीं है। एग्जैक्टली, तो दैट इज एग्जैक्टली the most worst, yeah, worst this worst, that's the worst the worst thing, yeah. thing that can happen to a human being, that they can't even articulate their suffering. Right, totally, totally. They keep feeling that it's because it's not because of their caste, but it's just they are unworthy. No. You know, I can tell you from my own family's experience that our people have been trying in academia, in court, in government jobs, and every time they face rejection, they come back depressed and they start blaming themselves that it's them something wrong, and they feel like I'm the only, because I'm the only one speaking. There's no media, they will say ki whatever you're telling me is not existing anywhere, nobody else is telling, so maybe you are the only person who's wrong. Everybody else is just right, I'm just not good enough. So ये एक
I don't know. It's a I mean, it's a tough it's even situation. in like Neeraj Ghewan, who's such a Huh. big director of Bollywood, Hmm. and he also mentioned it in, I think, my podcast and Hmm. also in our discussion, that he always feel that whole idea of unworthiness, Hmm. even after achieving so much, that Hmm. some kind of that thing that maybe I don't belong to this place is ingrained in my mind all the time. Then I have to fight that imposter syndrome and you देखो. know tell myself that I can do it. So that thing is in the in people who are achieving so good in their own field, but that whole sense of unworthiness or unwantedness is there, that doesn't go. बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ासकर जब आप अगर रिज़र्वेशन से आते हैं या रिज़र्वेशन नहीं भी आपने लिया है और सिर्फ़ लोगों को पता होगा कि आप इस फ़ील्ड में दलित हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ बहुत चीज़ें जो अ, बाकी लोग नहीं करते हैं, वो भी आप मेहनत अपना खून लगा दोगे कि यार क्योंकि मैं दलित हूँ मुझे बहुत एक्स्ट्रा काम करके वो बहुत पक्का काम करना है, क्योंकि कुछ गलत हो जाएगा तुरंत लोग कह देगा कि यार ये तो दलित है, इसका क्या काम है। वो एक जज ने तक बोला था, बोले किसी को बोला था कि अरे तुम क्या रिजर्वेशन वाले हो क्या. एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो तो होता है, तुम रिजर्वेशन वाले हो तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें चली जाती है। वो मैं अपने प्रोफेशन में भी मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैं किसी को ये ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एक कॉन्शियसनेस में होता है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो आप एक्स्ट्रा कॉशियस होते हो, और ये एनर्जी मुझे लगता है कि अगर मैं लंदन में रहूँ तो मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कॉशियस रहता हूँ कि लोग ये ना समझें कि मैं किस तरह से अपनी बातें कर रहा हूँ या अपने तरीके मैं कहीं बायस है। यहाँ उल्टा, यहाँ सोच उल्टी है कि अगर विदेशों में कोई ब्लैक की बात करेगा तो अच्छा माना जाएगा, कहेगा यार और क्या बात करेगा, वो असर्शन है। लेकिन यहाँ पे उसको बायस बोल देते हैं। बायस क्या है, आप कर रहे हो दलित की बात, वो बायस है। आप अपना लेंस ठूस रहे हो, वो बायस है। और अगर कोई दलित की बात करेगा, दलित स्टोरी की बात करेगा, तो वो बहुत ही कॉन्शियसली ये हो जाता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वरना लोग सोचेंगे कि मैं ये हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ, तो उसको महसूस कराया जाता है। तो वो सोच अगेन मेंटल डिफाइलमेंट की बात आ जाती है। वो डिसेबिलिटी हमारी नहीं है, उनकी है। तो जी। Super. Thank you so much, Sagar, for coming to this podcast and sharing your wonderful insights. And I absolutely love reading your work. I absolutely love talking to you, and I hope we record more podcast. अभी although इस बार मैंने कुछ ब्रेक लिया था, मेरा बाल कुछ गलत काट दिए थे बेंगलोर में किसी ने तो मैंने सोचा था वीडियो पॉडकास्ट नहीं करूँगा, थोड़े ये दीज आर क्रीमी लेयर हेयर कट सो बट मुद्दा अभी इतना बड़ा था कि वी हैड टू टॉक, एंड सिंस यू आर इन दिल्ली सो हमारी फाइनली बातचीत हुई. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इतना समय दिया और इस चीज़ को रखने का मौका दिया। मुझे लगता है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म था जहाँ मैं खुल के बात कर सकता था। तो थैंक यू सो मच। और आपके ऊपर क्रीमी लेयर बहुत सूट कर रहा है, तो इस क्रीमी लेयर को बना के रखें। या Thank you so much. So this was today's episode. We are, as you know, totally listener funded podcast. So if you like our work and if you want to empower us so that we can record more podcasts, then please do support us on Patreon, Buy Me a Coffee, and other mediums. All the links are mentioned in the description box. Please do check them out. Thank you so much for listening to the podcast.